तो क्रिप्टो आपने कब स्टार्ट की थी और क्यों स्टार्ट की थी? वकार ज़का को देख के तो नहीं स्टार्ट की थी क्रिप्टो? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, वकार ज़का को देख के क्या ही स्टार्ट करना है। क्यों, क्या हो गया उनको तो लिटरली फंडिंग फ़ी का नहीं पता कि फंडिंग फ़ी क्या होती है। स्कैम क्या था उसके अंदर, टर्नअप के अंदर? ऑलमोस्ट 50 मिलियन कॉइन्स हैं क्रिप्टो के अंदर, कॉइन मार्केट कैप के रिलेटेड, जो हमने वेबसाइट में रिसर्च आर्टिकल देखा। अगर किसी ने नए बंदे ने क्रिप्टो सीखनी हो तो वो क्या करे, वो कहाँ से सीखे, उसको एक रोड मैप दे दो। रिसेंटली यूक्रेनियन ट्रेडर ने जो अपने आप को लैम्बोर्गिनी ओरस के अंदर गोली मार ली। हमारी भोली आवाम को ये नहीं पता कि लेवरेज क्या होती है। 2-3 चैनल ऐसे कोई हैं जिनके बेसिक्स टू एडवांस क्रिप्टो सिखाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, वो उनके नाम बता दें। ये डिवाइस का क्या चक्कर है? अच्छा, ये क्रिप्टो के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। बिल्कुल। ये क्या होता है, मतलब इसके पीछे क्या होता है? अच्छा, ये XRP का प्रोजेक्ट की बात की, XRP का प्रोजेक्ट ये क्या होता है? और एथेरियम के बारे में बड़ी बात होती है कि यार वो नेक्स्ट BTC है, उसके अंदर बड़े उसके प्रोजेक्ट के अंदर जान है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या फ़र्क है? अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, इसकी क्या लॉजिक है? अच्छा, तो ये क्या सीन है कि मतलब अगर लॉन्ग ज़्यादा है तो शॉर्ट वाले पे कर रहे हैं, शॉर्ट ज़्यादा तो लॉन्ग वाले पे कर रहे हैं, और वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फंडिंग फ़ी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फंडिंग फ़ी के जो बैकएंड है वो इंटरेस्ट पे है। 0.02% उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। सातोशी नाकामोटो का रियल नाम डोरियन नाका। वो उसके ऊपर एंट्री ट्रेड तो स्टार्टिंग से ही वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है। एशिया की फील्ड के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर एक ट्रेड रूम है और एक वो बूमिंग बुल्स है। रेफरल्स का पैसा, हाँ, रेफर बिल्कुल इंसेन पैसा है, रेफरल्स बहुत पैसा है। इंसेन पैसा। मैं आज इसको भी क्लियर कर देता हूँ। मेरे ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगते हैं कि यार ये बंदा कहता है हलाल हराम और इसके फंडेड अकाउंट्स पर स्वैप इकट्ठा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हमारे पास बहुत एक अच्छे गेस्ट और अहम गेस्ट हैं जो कि बड़े दूर से आए हैं, मुल्तान से। और इस टाइम पे थोड़ी सी मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी है, मतलब हुई हुई है। मैं आपको बताता हूँ, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और बताएं आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम अकदस है और मैं मुल्तान से आया हूँ। ठीक है और अकदस भाई, कब से कर रहे हैं ट्रेडिंग आप? तकरीबन 7 साल होने वाले हैं, 7वां साल स्टार्ट है। और क्रिप्टो ही की थी स्टार्टिंग में भी। अच्छा, फ्यूचर्स की तरफ नहीं गए, जाना था लेकिन गए नहीं, जस्ट बिकॉज के हलाल हराम का डिफरेंस का पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तो जब क्लियर हुआ तो बस फिर छोड़ दी। ठीक है। अकदस भाई को मैंने वेट करवाया, बहुत माजरत उसके नहीं लिए। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। क्योंकि असल में हमारा ना रात हम को सीन हो गया बिल्कुल। था। अल्लाह का शुक्र है कि सब बचत होगी, और उस वजह से मैं 8 बजे सोया था। इन्होंने कहा था मैं 10 बजे आना है, तो मैं खुद टेंशन में था। 11 बजे खैर मैं उठ गया, शुक्र है कि ये भी थोड़े से लेट हो गए 12 तक, और मैं फिर उठा तो वो थोड़ा सा वेट करना चाह। खैर उसके लिए फिर माजरत। नहीं अगेन नहीं, कोई स्टार्ट मसला करते हैं नहीं। क्रिप्टो से। तो क्रिप्टो आपने कब स्टार्ट की थी और क्यों स्टार्ट की थी? क्रिप्टो को ऑलमोस्ट 6-7 साल ऑलमोस्ट मुझे हो गए हैं। और स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि देखें, पेरेंट्स आखिर कब तक आपके लिए जो है ना एक्सपेंस करते रहेंगे। ठीक है। मेरा स्टार्टिंग गोल यही था कि मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल आज हम कर रहे हैं, कल भी हम कर रहे हैं, परसों भी वही लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो एट द एंड क्या होगा? एट द एंड यही होगा कि एक दिन आके वो कहेंगे कि यार भाई अपना कमाओ, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपेंसेस, तो दूसरी बात ये है कि हम उस दौर के अंदर रह रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर एक इंसान ने आउटफिटर्स के शूज़ पहने हैं तो लोग उसको देख के एहसास कमती का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, अगर किसी के पास गाड़ी है, जैसे आजकल ट्रेडर्स के पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस तरह उनको देखते हैं और उनको जैसे उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तो ऐसी सोच नहीं थी। हमारी ये सोच थी कि थोड़ा कमाओ लेकिन अच्छा कमाओ। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ गए। हाँ, क्रिप्टो कहाँ से सीखी आपने? क्रिप्टो पहले तो ये था कि बुक्स वगैरह पढ़ी। ठीक है। पहले तो हमने बुक्स वगैरह, कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया। कोर्स ये था क्योंकि देखें, पहली बात तो ये है कि कोर्स जो कोई भी अगर हम उठाएंगे ना, सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है। हाँ, कोई कहता है कि ये वाला कोर्स बहुत अच्छा है, कोई कहता है ये है। अब आपको ठीक है। पता है कि अगर एक ऑथर है फॉर एग्जांपल, उसने 4 बुक्स लिखी हैं तो वो मिलती जुलती होंगी। लेकिन अगर 4 डिफरेंट ऑथर्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे वो बात कर रहे हैं, तो हर जो ऑथर होगा उसकी बात डिफरेंट होगी। ठीक है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक है, जितना हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उतना करें, जितने आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं उतना ही करें। ठीक हो गया। और आपने मतलब कि बुक्स से सारी क्रिप्टो सीखी? हाँ, बुक्स से, इंफॉर्मेशन, आर्टिकल से। और आपको पता ही है, बुक्स के अंदर भी काफ़ी सारी नॉलेज है, आर्टिकल्स के अंदर भी काफ़ी सारी नॉलेज है, और यूट्यूब वीडियोस भी काफ़ी सारी थी। जो जितने भी फॉरेनर्स हैं, एशियंस को, पाकिस्तानी को नहीं देखा। वकार ज़का को देख के तो नहीं स्टार्ट की थी क्रिप्टो? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, वकार ज़का को देख के क्या ही स्टार्ट करना है। क्यों, क्या हो गया उनको तो लिटरली फंडिंग फ़ी का नहीं पता कि फ़ंडिंग फ़ी क्या होती है। अच्छा। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐसी की हैं जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है। जैसे कि टर्नअप कॉइन, ठीक है। माशाल्लाह से उन्होंने लॉन्च किया और बोला हर जगह जाके कि $100 पे जाएगा। पहले तो इवन वो ये कहते थे कि मेरा कॉइन है,
करते रहे, कहते रहे मेरा कॉइन, उसके बाद बीच में आगे कहने लग गए नहीं मेरा कॉइन तो ये नहीं है, ये तो मैं पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये एक्सपोज वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जा के हमेशा हर जगह पे यही मेंशन किया है, उनके कार्ड के ऊपर भी मेंशन था कि फाउंडर, टर्नअप का फाउंडर। तो ये स्कैम उन्होंने किया है। मेरे पास अभी मल्टीपल मैसेजेस आते रहते हैं लोगों के जिनके किसी के $10,000 फंसे हुए हैं, किसी के $20,000 हैं, कोई $100 पे खड़ा है, मतलब किसी के $20,000 थे तो इस टाइम $100 है। आप इमेजिन करें कि लोगों की हलाल की कमाई उन्होंने कितने कैसे से पता नहीं कहाँ से उन्होंने की होगी और आज ज़ीरो। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यार मैं वकार ज़का का या वकार भाई का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तो इस तरह की बातें क्यों हो रही है। देखें, मेरा प्लेटफॉर्म ना बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करता है, तो जिसकी जो राय है वो आके देता है, बाकी आपने खुद फैसला करना है कि ये चीज़ सच्ची है कि नहीं है। बाकी मैंने इनसे कोई बात नहीं की कि आपने वकार भाई के बारे में कोई बुरी बात करनी है, अच्छी बात करनी है। जस्ट एक क्वेश्चन किया, उन्होंने उसका आंसर किया। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। तो हर स्कैम क्या था उसके अंदर, टर्नअप के अंदर, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, और कोई कहता है कि वो $10 मिलियन का स्कैम था, कोई कहता है $20 मिलियन का था, कोई कहता है $5 मिलियन का था। असल में था क्या? उन्होंने ये सिंपल ये किया था कि पहले तो उसकी हाइप क्रिएट करवाई, कम्युनिटी को जाके कहा कि आप ये बाय करो, ये $100 पे जाएगा, मैं अपनी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, गरीब अवाम को सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो इन शॉर्ट जो बैक एंड पे ये था कि गरीब अवाम से पैसा लेना था, ठीक है। उनको सिंपली उन्होंने क्या किया कि रग पुल करवा दिया, पहले उसको बढ़ाते रहे, इतनी हाइप क्रिएट करा दी। अब लोग, जाहिर सी बात है, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसने हाइप क्रिएट की क्रिप्टो की पाकिस्तान के अंदर, जो कि लगता है लोगों को, जो कि रियलिटी के अंदर ऐसा है नहीं, बिल्कुल परसेंटेज है उनकी भी कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितना उन्होंने बनाया हुआ है। ये रग पुल किस तरह से होता है? मतलब रग पुल सिंपली ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने एक कॉइन बनाया, ठीक है, मैं फाउंडर हूँ उसका, मेरे पास उसका सब कुछ है, ठीक है, लोगों ने पैसा डाला, ठीक है, मेरे पास उसकी 70% थे, 50% कॉइन्स थे, 60% थे, मैंने फ़ौरन से सेल आउट किए और वो ज़ीरो पे आ गया। रिसेंटली हमारे क्रिप्टो में तो वैसे ये कोई नई बात है नहीं, आए दिन 100, 1000, लाखों कॉइन्स होते रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 मिलियन कॉइन्स हैं क्रिप्टो के अंदर, कॉइन मार्केट कैप के रिलेटेड जो हमने वेबसाइट में रिसर्च आर्टिकल देखा है, 50 मिलियन कॉइन्स। तो उसमें से हर रोज़ आए दिन मीम कॉइन्स का आपको पता ही होगा। अच्छा, वैसे एक सवाल है, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है किस तरह के मतलब चीज़ें इनिशिएट करते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा सा डेंजरस भी होता है? लेट्स सपोज कि आप मेरे ऊपर बात करें कि मेरे को $5 मिलियन का स्कैम किया, अगर मैं आपको सू कर देता हूँ, कोर्ट के अंदर ले जाता हूँ, और वो आप प्रूव नहीं कर सकते, तो आपके साथ क्या हो सकता है? मैं कोई किसी को भी अल्लाह माफ़ करे डरा नहीं रहा, मैं जस्ट एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसके बारे में आप कभी सोचते हैं, या फिर मतलब आप क्या समझते हैं कि जितने भी लोग वीडियोज़ बनाते हैं ये सोचते हैं? बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब मैंने इंस्टा स्टार्ट किया था तो मैंने अल्लाह से एक वादा किया था कि जब मैं स्टार्ट करूँगा, मैंने हमेशा सीधा जो देखना है बस वही है, ठीक है, जो भी मैंने एक्सपोज करना है, रियलिटी बतानी है, बस मैंने वही करना है। दूसरा ये कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जितने मेरे पास प्रूफ्स आ सकें, क्योंकि बगैर प्रूफ के बात करना कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो और दूसरा, डॉक्टर सारिमा साहब का मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने जब जिनके सामने नहीं उन्होंने हार मानी, तो हम तो फिर किसी खेत की मूली नहीं है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात की है। अच्छा, तो टर्नअप का स्कैम 2020 में हुआ था जी, ऑलमोस्ट मतलब 2020, ठीक है, 20 में टर्नअप का स्कैम हो गया, तो उसको अभी हाईलाइट करना बनता है? मतलब उस टाइम पे किसी ने हाईलाइट नहीं किया? मेरा ये मतलब उमूमन सवाल होता है अपने जहन के अंदर कि यार अभी वीडियोस बन रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी एक नाकिस राय है कि जितनी भी वीडियोस बन रही होती हैं व्यूज़ के लिए होती हैं, कि मतलब आपने 2021 के अंदर जब स्कैम हो रहा था तब आप कहाँ थे? अब जो टीम मेंबर्स उनके थे वो भी उठ के बीच में बात कर रहे हैं। मैं कतन वकार ज़का को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक अपनी एक नाकिस राय है कि जिस टाइम पे स्कैम हो रहा होता है, जैसे कि अभी नानी वाला और जक स्कैम करने वाले थे बैंडी का, तो मैं मौके पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो जब उन्होंने स्कैम कर लिया उस टाइम पे नहीं बनाई, कि कर लिया तो फिर तो मसला खत्म हो गया, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, उनका मकसद पूरा हो गया, उसका मकसद, फिर आपका मकसद रह गया कि आप व्यूज़ ले रहे हैं। मैं आपको कतन नहीं कह रहा, लेकिन ये आपको मतलब लगता है कि ऐसी भी बात होती है? बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन उस टाइम ये था कि मेरी एज 24 है, ठीक है, तो क्योंकि मुझे 6 साल हुए हैं, तो आप इमेजिन कर लें जब ये स्कैम हुआ तब मैं इसके अंदर एंटर हुआ, ठीक है। उस टाइम ये था कि एज क्योंकि देखें हमारी जो फैमिली है, जिस फैमिली से मैं आता हूँ, वहाँ पे सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा हेट किया जाता है। वहाँ पे वीडियोस बनाना, ये सारा, जैसे आपको पता है कि एक नॉर्मल जो फैमिली होती है उसके अंदर यही होता है कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये है वो है, मीन्स के हमेशा एक तो पाकिस्तानी आवाम ये देखती है कि पैसा आएगा, ठीक है, दूसरी जो फैमिली होती है वो कहती है नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उस पर पहले ये था, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी। उसके बाद ये जब अर्निंग इसीलिए स्टार्ट की गई, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया
कि अगर मैं अर्निंग करूँगा, मैं उनको कुछ अर्न करके दूंगा, मैं कहूँगा कि मैं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग से कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ हलाल तरीके से कर रहा हूँ, आपको अर्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आराम सुकून से अपना सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मैं ये कहूँ कि मैं 6 महीने के अंदर ट्रेडर बन गया तो ये तो सबसे बड़ी गलत और बेवकूफ़ी वाली बात होगी। परफेक्ट। तो ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 साल लॉस करने के बाद इतना, और वो लॉस मेरा अपना था। मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग भी की, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर मैंने ये किया कि जून जुलाई की गर्मी के अंदर जा के लोगों को घर दिखाए, ठीक है, और उधर से थोड़ा अर्न किया, मीन्स के अपना पैसा अर्न करके वही लॉस किया और लॉस से ही सीखा। ठीक है। उस टाइम मुझे पता लगा कि फोमो क्या होती है, साइकोलॉजी आपको कैसे रखनी चाहिए। परफेक्ट। तो अगर इंसान लॉस से सीखता है, वो जो मार पड़ती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर किसी ने नए बंदे ने क्रिप्टो सीखनी हो, अब तो आप मुझसे छोटे हो, मुझे पता चल गया, ठीक है, तो किसी नए बंदे ने अगर ट्रेडिंग सीखनी हो तो वो क्या करे, क्रिप्टो ट्रेडिंग, वो कहाँ से सीखे, उसको एक रोड मैप दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने आप को ये देखे कि फाइनेंशियली, अब मैं फॉर एग्जांपल एक पैसा मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंशियली मुझे इस पैसे से कोई मसला तो नहीं होगा, मेरी फैमिली को या मेरी मेंटालिटी को कोई मसला तो नहीं होगा। मतलब ये है कि अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, $100 ले आए कि कोई मसला नहीं, जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर ने कह दिया $100 से $1000 का चैलेंज, सिविक चैलेंज, उम्रा चैलेंज, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, $100 ले आते हैं और उसके बाद पहले प्रॉफिट हो जाता है जो कि मार्केट करती है, ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रॉफिट हो जाता है, तीसरे में सब कुछ चला जाता है, और फिर उसके बाद वो रो रहे होते हैं। और कुछ इवन के आपने देखा होगा, जैसे रिसेंटली यूक्रेनियन ट्रेडर ने जो अपने आप को लैम्बोर्गिनी उरस के अंदर गोली मार ली। अब आप इमेजिन करें कि एक इंसान के नीचे लैम्बोर्गिनी उरस है, इतना पैसा होने के बावजूद इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए हमेशा मेरा तो यही राय रहेगा कि सबसे पहले आप ये फोकस करें कि मेंटालिटी आपकी कैसी है, ठीक है। अगर वो पैसे लॉस होते हैं, आपको, आपकी फैमिली को कोई मसला नहीं होना चाहिए, फिर तो आप ज़रूर इस इंडस्ट्री के अंदर आएँ, ट्राई करें। अगर नहीं तो फिर आप इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, तो उसका रोड मैप दे दें कि अब किसी के पास रिस्क एपेटाइट है, वो पैसे रिस्क कर सकता है, वो सीखना चाहता है, तो वो क्रिप्टो कैसे सीखे, पूरा रोड मैप दे दें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। वो किसी भी एक बंदे को, दो बंदों को या फिर एक बंदे को देखना स्टार्ट करे, लेकिन वो एशियन ना हो। अब एशियन क्यों ना हो, एशियन का मैंने भी वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, उन सब वीडियोस के अंदर एक जो है स्ट्रक्चर सेम है। वो बंदे को बता देते हैं आप 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, आप 1000 तक जा सकते हैं। रियलिटी के अंदर आपको भी पता है, मुझे पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गैम्बलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल गैम्बलिंग कर सकते हैं। और दूसरा, वो फ्यूचर्स पे उनको करते हैं कि आप फ्यूचर्स के अंदर आके इन्वेस्ट करें। हमारी भोली आवाम को ये नहीं पता कि लेवरेज क्या होती है। हमारी आवाम ने आना है, 50x की लेवरेज रखनी है, आराम से उन्होंने ट्रेड करनी है, और विद इन जस्ट पलक झपकानी है, और आराम से कौन से अपना लिक्विडेट करवा के बैठ जाना है, और फिर रोते रहना है, और फिर गालियाँ देनी है ट्रेडिंग को कि ट्रेडिंग तो। 2-3 चैनल ऐसे कोई हैं जिनके बेसिक्स टू एडवांस क्रिप्टो सिखाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, वो उनके नाम बता दें। आप भी सिखाते हैं? मेरा, हाँ बिल्कुल, मैं भी सिखाता हूँ, लेकिन मेरा ये है, मैं सबसे पहले उसको ये बता देता हूँ कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी या कोई जादू इंडिकेटर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि आप मेरे पास आएंगे $100 लेके या $200 लेके तो मैं मिलियनर बना दूंगा आपको। सब कुछ वही है, लेकिन द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और जो सवाल जवाब पूछना कि जहाँ समझ नहीं आ रही, जहाँ पे आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, वो सारा एक्सप्लेन करना, दैट्स इट। मैं जस्ट वही एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस तो आपको ही पता नहीं है इतना डीप डाउन। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पता नहीं क्या चीज़ बता रहे हैं, मीन्स के मैथ दिखा के वो लोग कहते हैं कि जी हमने ये देखें, या ये चीज़ है असल, ठीक है, और या ये एक डिवाइस है, इस पे आपको पता लगेगा, ये आपको ये इंडिकेट करेगा आपने कब बिटकॉइन को बाय करना और बिटकॉइन को। ये डिवाइस का क्या चक्कर है? ये एक इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, बहुत ही मशहूर, जो वकार सका। अच्छा, उन्होंने रिसेंटली इसकी हाइप क्रिएट की हुई थी, और इतनी हाइप क्रिएट की कि पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा लिया भी। लेकिन उसके बाद जब आप इंस्टा ओपन करते हैं, आप उसके बारे में सर्च करते हैं, तो आपको पता लगता है कि सब ने जो है वो यही कहा है कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट वो प्राइस दिखाता है और कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, तो ये मामला भी हैं। ठीक है, मतलब कि मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मार्केटिंग गिमिक्स जितने भी होते हैं, इनमें कुछ मैच्योर स्टैंड होते हैं और कुछ बड़े इमेच्योर होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मार्केटिंग गिमिक्स होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए मार्केट के अंदर? मतलब ये फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर या क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट को ओवरऑल देख लें। मीन्स के आप ये कह रहे हैं कि जैसे आपने उमरा चैलेंज की बात कर ली, जैसे आपने वकार जाकर की बात कर ली, ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बेशक हमारे दोस्त हो, लेकिन हम सच्ची बात करने से तो नहीं पीछे बढ़ते। बिल्कुल। तो क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करते हैं, ये करने चाहिए? मतलब कि लोगों को दिखाना कि उमरा चैलेंज है, और मतलब कि आप हलाल की तरफ जा रहे हैं, ये वो। हाँ,
तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो अगला इंसान होता है उसकी नीयत और उसका जो मतलब कि उसका जो दिल है वो कितना ज़्यादा जो है उस टाइम सॉफ्ट हार्टेड हुआ होता है कि वो सोचे बगैर कि यार मैं तो अल्लाह की राह में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आराम से कौन से पैसा इन्वेस्ट करूँगा, अल्लाह भी मेरे साथ है, मैं इन्वेस्ट करूँगा मेरा पैसा डबल हो जाएगा। और ऐसा तो होता ही नहीं है, वो आपको ही पता है। ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताओ सिंपल अल्फाज के अंदर क्रिप्टो मार्केट है क्या? मतलब सिंपल बताना है, बिल्कुल जैसे मैं बिगिनर हूँ, मैं आप सीख रहा हूँ आपसे यार। ठीक है, क्रिप्टो रियलिटी के अंदर जस्ट सिंपल ये है कि डिसेंट्रलाइज है ये, ठीक है। ठीक है। आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को वॉलेट फॉर एग्जांपल जैसे अब रिसेंटली आपको पता होगा कि ईरान और इसका जो इशू चल रहा था उस पर भी इन्होंने ये बात की थी, रूमर आया हुआ था कि जो ईरान है वो चार्ज करेगा BTC में, ठीक है। अब वो क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ईजी है उनके लिए, ठीक है। विद इन अ सेकेंड आप ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, ठीक है। और उसके साथ सिंपल ये है कि कॉइन है, ठीक है। कॉइन के पीछे ट्रेड हो रही है, ठीक है, लोग बाय कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है। इसके अंदर कोई मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन जाएंगे तो फिर जो बिगनर है उसको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आप मुझे समझाएं, खैर है मैं समझ लूँगा। मैं समझ लें कि आप मुझे क्लास दे रहे हैं, इट्स टाइप ऑफ अ क्लास के जहाँ पे मैं क्रिप्टो सीख रहा हूँ, इससे लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो अच्छा ये क्रिप्टो के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, बिल्कुल। ये क्या होता है, मतलब इसके पीछे क्या होता ब्लॉकचेन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जैसे ARB की अलग है, XRP की अलग है, मतलब जितने भी है? कॉइन्स हैं, इथीरियम है, हम बात इथीरियम की बात कर लेते ठीक है, इथीरियम की चेन है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनकी फ़ी कम होती है, कुछ ज़्यादा होते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, जैसे बैंक हैं, बैंक्स होते हैं कुछ जिनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं पैसे वगैरह, ठीक है। मीन्स के जैसे बैंक है इसी तरह ये एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के थ्रू हम किसी को पैसे सेंड करते हैं, वो एक वे ऑफ प्रोसेस है। सेम बैंक भी यही है कि बैंक भी यही करता है, जब हम किसी को पैसे सेंड करते हैं किसी के बैंक के थ्रू तो वो भी सेम है। अगर इन शॉर्ट अगर सिंपल हम बात करें तो वो यही है कि एक ब्लॉकचेन एक यूज़ होती है जस्ट पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा तो एक बंदा क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया तो पहले वो 5 से 10 चीज़ें कौन सी ऐसी सीखे जिससे वो मतलब एक अपना किक स्टार्ट कर सकता है? बिगिनर, एक मिसाल के तौर पे मैं बिगिनर हूँ, मैं क्रिप्टो के अंदर आ गया हूँ, मुझे पता चल गया कि क्रिप्टो मार्केट है और इसका ये इस तरह से वर्क करती है, डिसेंट्रलाइज्ड है वगैरह वगैरह। अब 5 से 10 चीज़ें कौन सी ऐसी सीखूँ जो मेरी लर्निंग में आगे हेल्पफुल होंगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले तो ये है कि साइकोलॉजी को आपको ठीक होना चाहिए। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाए आपने मार्केट से निकल जाना है, और जब मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा फियर में हो तब आपने बाय करना है। अब रिसेंटली जब लास्ट टाइम जो ग्रीडी हुई थी आवाम 126 पे 125 पे, तो क्या हो रहा था, लोग प्रिडिक्शंस कर रहे थे 150 और इवन 200 के, और इवन के एक ने तो 1 मिलियन का भी कह दिया था, ठीक है। उसके बाद आपके सामने क्या हुआ, वो बेशक बहुत सारे इश्यूज थे, ईरान वॉर इश्यूज थे, ये वो सब कुछ हुआ, लेकिन ये भी एक फैक्टर था। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि मेंटालिटी, ठीक है, साइकोलॉजी, मेंटालिटी, आपका फियर कितना है, आपकी लालच कितनी है, आप पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपने ट्रेड फॉर एग्जांपल करनी है। लेकिन वो तो तब टेस्ट होगा ना जब मैं मार्केट के अंदर जाऊंगा ट्रेड करने, अभी हम सिर्फ सीखने की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर नॉर्मल सीखने की बात कर रहे हैं, जस्ट सीखना है, तो फिर फंडामेंटल्स को देखें, न्यूज़ को देखें, PPI डाटा क्या होता है, CPI डाटा क्या होता है, आप इसको देखें। उसके बाद आप नॉर्मली देखें कि इसका इफेक्ट क्या आता है, और अगर इफेक्ट आ भी रहा है तो क्या इफेक्ट उसकी वजह से आ रहा है या फिर वो जस्ट लाया जा रहा है। बिकॉज अक्सर ये होता है कि ट्रम्प भैया आते हैं, ठीक है, एक ट्वीट करते हैं, मार्केट गिर जाती है और लोग कहते हैं वो तो पॉजिटिव आया था तो इधर क्या हो गया। तो ये चीज़ भी इसके अंदर आती है। क्रिप्टो के अंदर ये बुल और बेयर मार्केट क्या होती है, क्योंकि बिगिनर्स फ्रेंडली हम बना रहे हैं और आगे थोड़ा सा इसको एडवांस करेंगे। USA के आने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो क्रिप्टो जो मार्केट थी, हमारी तो नहीं खैर, क्रिप्टो मार्केट जो थी बहुत अच्छी वर्क कर रही थी, सबके एनालिसिस बहुत अच्छे काम कर रहे थे, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, PPI CPI, जब भी कोई चीज़ आती थी, इंटरेस्ट रेट हाइक होता था तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरा उसके बाद क्या हुआ, जैसे USA ने ETFs लॉन्च किए उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया मार्केट का। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि JP मॉर्गन, ब्लैक रॉक, ये सारे बीच में आना स्टार्ट हो गए और ये हैं सारे के सारे बिग वेल्स, ठीक है। सिंपली इन्होंने उसकी जो प्राइस है वो एक नॉर्मल पर्सन जो है वो उसको बाई नहीं कर सकता, इतनी प्राइस उसकी पहुंचा दी। उसके बाद सिंपली उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सेल आउट करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले हमें ये भी चीज़ें देखनी चाहिए, उसके बाद टेक्निकल्स हमें देखने चाहिए। अब टेक्निकल्स में अक्सर आवाम कहती है जी एक इंडिकेटर हम लगाएंगे EM में, ठीक है, जो कि पूरी 10 साल से चल रहा है जी, EM में लगाएं तो और आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी है आपको, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी उस इंसान के लिए काम कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे, और वो उसको कितना टाइम हो गया है, उसकी रिसर्च कितनी है, वो आपको और हमें नहीं पता। अच्छा वाई डू यू थिंक ये JP मॉर्गन ये सारे जो है
अभी मार्केट के अंदर आए यूएस के आने के बाद, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्टार्ट से ही इन्हीं की एक नाजायज़ समझ ले कि ट्रांजैक्शन का सिस्टम था जो उन्होंने खुद बनाया। और मैं ये कहीं हद तक समझता हूँ कि ये जो ब्लॉकचेन का सारा सिस्टम या क्रिप्टो करेंसी है, ये या तो बैक्ड बाय मोसाद है या बैक्ड बाय CIA। इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है कि जो हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम इनकी बगैर चले तो मैं बिल्कुल। ये यकीन कर ही नहीं सकता। अब आप ये खुद देखें कि फॉर एग्जांपल नीचे 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ है तो कोई जाके उठाएगा नहीं। यूएसए ने उसको जाके अपने रिजर्व्स में रख लिया और वो यूएसए ने रखा है, ठीक है। ठीक है। और आपको याद होगा लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का जो CEO है, उसने ये बात की थी कि बिटकॉइन जो है ये फारिग चीज़ है, ये मतलब डार्क वेब में यूज़ होता है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेम JP मॉर्गन, जितना JP मॉर्गन ने बोला है इसके बारे में नेगेटिव, उतना किसी ने नहीं बोला। हाँ, डार्क साइकोलॉजी पे प्ले करते हैं ना वो, बिल्कुल। मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं कि सामने फ्रंट पे उसको नेगेटिव करना और बैक एंड पे उसको बैक एंड पे बाय करते रहना। हाँ। अब हमें वही दिखाया जाता है जो हम मतलब देखना चाहते हैं। हम अगर नेगेटिव देखना चाहते हैं, हमें सब कुछ नेगेटिव दिखा दिया जाएगा, क्योंकि JP मॉर्गन, ब्लैक रॉक, सब कुछ, CNN, BBC, ईच एंड एवरीथिंग इन्हीं के पास है। वो जो चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक्स सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग न्यूज़ बेस्ड है। अगर आप देखें न्यूज़ आती है नेगेटिव है तो नेगेटिव मार्केट के अंदर रिएक्शन हो जाता है, लेकिन जब वो नहीं चाहेंगे तो वो नेगेटिव रिएक्शन नहीं आएगा। अच्छा, एक बड़ा टेक्निकल सवाल करने वाला हूँ। जी। हाँ, ये प्रेडिक्शन आपसे पूछूंगा। अच्छा, मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ना, जितने भी एसेट क्लासेस होती हैं आप जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, हर चीज़ को ले लें, ये एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए होती हैं, इससे वेल्थ नहीं जनरेट होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने इसका सबूत लेना है तो आप एक काम करें, गूगल पे लिखें 2017 में गोल्ड की प्राइस क्या थी, पर मतलब 1100 समथिंग थी, और फिर उधर लिखें कि घी की पैकेट की प्राइस क्या थी, तो आप देखेंगे जो डिफरेंस गोल्ड की प्राइस में अभी आया है वही घी के पैकेट में आया। तकरीबन इन्फ्लेशन को ही बीट किया उसने, बिल्कुल, या मैच किया। ऐसे ही डेकेड या 2 डेकेड के अंदर एक ऐसी चीज़ आती है लाइक BTC, जो एक्सपोनेंशियल एक उसकी ग्रोथ होती बहुत है ज़्यादा growth कि मतलब 100x 200x। तो आप क्या समझते हैं कि आगे अगले 4 साल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो बिटकॉइन की तरह परफॉर्म करे? मेरे हिसाब से फ़िलहाल तो XRP ही एक ऐसा कॉइन है जो कि बैंक्स के साथ, जो USA के बहुत सारे बैंक्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद ये एयरपोर्ट्स पे भी हो रहा है, मींस के आप इसे फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इथीरियम भी है, लेकिन इथीरियम की ब्लॉकचेन पे उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा जितना XRP पे हो रहा है। XRP जितनी पार्टनरशिप्स कर रही है और बहुत सारे मामला। अच्छा, ये XRP का प्रोजेक्ट की बात की है, XRP का प्रोजेक्ट ये क्या होता है, ये मुझे ज़रा एक्सप्लेन करो, मैंने सीखना है। XRP प्रोजेक्ट अब सिंपली ये है कि अब जैसे आपने कॉइन बनाया, ठीक है, आपने एक गेम बनाई, आपने कहा कि मेरा जो कॉइन है वो इसके अंदर कोई ना कोई काम करेगा, ठीक है। अब वो काम बेशक सॉफ्टवेयर के अंदर हो, वो बेशक ग्राफिक्स के अंदर हो, वो बेशक उसके अंदर टेक्सचर के अंदर हो, क्लैरिटी के अंदर हो, वो कोई ना कोई काम कर रहा होगा। अब इसी तरह XRP है, XRP काम कर रहा है, ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल अब जैसे कुछ कॉइन्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो RW हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स, ठीक है। कुछ हमारे पास कॉइन ऐसे भी हैं जो मीम कॉइन्स हैं, वो आपको पता ही है कि बस ऊपर और नीचे, दैट्स इट, मतलब रग पुल करने के लिए काम आते हैं। लेकिन XRP क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली इसकी बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली ये एक पेमेंट प्रोसीजर ही है, बस दैट्स इट। जैसे हम इजी पैसा, जैज़ कैश है, वैसे पूरा ओवरऑल क्रिप्टो ही इसी तरह है। लेकिन क्या है कि हम सारे क्रिप्टो पे यकीन नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो ये हैं, इनकी पार्टनरशिप्स जिनके साथ हैं, हम उनके ऊपर तो यकीन कर सकते हैं, लेकिन जिनकी पार्टनरशिप्स नहीं है, जिनके पास बैकएंड पे सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई पूरी नहीं है, जिनके पास पीछे मार्केट कैप नहीं है, हम उन पे कैसे यकीन करें? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐप आ जाती है, हम डायरेक्टली उस पर यकीन नहीं करेंगे। हम देखेंगे पीछे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, फिर हम उसमें अपना पैसा डालेंगे। ठीक है, तो XRP क्यों आपको लगता है कि बेहतर है? XRP इसलिए बेहतर है क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनका USA का एक लॉ सूट चल रहा था इसके ऊपर, ठीक है, इसका इशू चल रहा था और वो बहुत टाइम से चल रहा था, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है बहुत 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 ज़्यादा डल थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये केस खुद जीते हैं जस्ट बिकॉज कि ये ट्रुथ पे खड़े हुए थे। उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा, तकरीबन ऑलमोस्ट 1-2 महीने के अंदर इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, 4x to 5x किया इसने। उसके बाद अब तक अगर मैं आपको बताऊं, आप खुद भी देख लीजिएगा कि ओवरऑल सबसे जो कम गिरा है, जो सबसे ज़्यादा कम गिरा वो XRP ही है, मतलब अपने आप को इसने कंट्रोल किया।
और एथीरियम के बारे में बड़ी बात होती है कि यार वो नेक्स्ट बीटीसी है, उसके अंदर बड़े उसके प्रोजेक्ट के अंदर जान है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल इथेरियम के अंदर जाना, ये टॉप एसेट्स हैं, बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना, ये 4 एक ऐसे एसेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं। अब ये सारे पेमेंट्स की वजह से, मतलब पेमेंट प्रोसीजर में यूज़ होने लग गए हैं। जैसे आप बाहर किसी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपके पास कैश नहीं होता, आप सिंपली पे कर सकते हैं। ठीक है। आपको वो पिज़्ज़ा वाली स्टोरी तो याद होगी। हाँ हाँ। ठीक है, और बस सेम उसी तरह जैसे आज उस टाइम हुआ था, अब वो नॉर्मली हो रहा है, एयरपोर्ट्स पे हो रहा है, रेस्टोरेंट्स पे हो रहा है। तो डोंट यू थिंक इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस वाले है वो यूएसडीटी है? यूएसडीटी जो क्या कहते हैं, टेथर है, तो वो नेटवर्क सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सआरपी से भी ज़्यादा। क्योंकि वो तो स्टेबल कॉइन है। मतलब ये तो क्योंकि इसकी तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या होता है कि आवाम सिंपली उसके अंदर रख लेती है। अगर उसके अंदर उनकी प्राइस फॉर एग्जांपल अब जैसे 280 या आई थिंक 280 पे चल रहा है पीकेआर में, तो अभी रिसेंटली जो है ऊपर भी गया था। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं यूएसडीटी बैक बाय डॉलर है? नहीं, यूएसडीटी बैक बाय डॉलर तो नहीं है। बैक बाय डॉलर नहीं है, ठीक है। तो ये फिर स्टेबल क्यों हो जाता है? मतलब ये सिर्फ सीखना है। स्टेबल नॉर्मली देखें ना, एक सर्कुलेशन सप्लाई होती है, ठीक है। अब सर्कुलेशन एक मेरे पास कॉइन है, ठीक है, जिसकी है 100 बिलियन, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसकी मिसाल एक फ़ोन से लेते हैं, ठीक है, मैंने फ़ोन 100 फ़ोन्स निकाले, ठीक है, लेकिन मैंने मार्केट के अंदर सिर्फ 30 दिए। अब आप मुझे बताएं उसकी प्राइस जाहिर सी बात है स्टेबल रहेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको वाइडली, मतलब मैं उसको देने लग जाऊँगा कि बस ठीक है 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिंपली यही होगा कि प्राइस ऐसे रहेगी, इतनी ऊपर जाएगी और इतनी नीचे जाएगी, दैट्स इट। जैसे हम फ़ोन सेल आउट करने जाते हैं, यूज़ फ़ोन, उसके बाद क्या होता है 10-15 हज़ार का डिफरेंस आता है, डिपेंड करता है कि आपकी वर्थ कितने फ़ोन की। ठीक है, परफेक्ट। अभी बस हम सीख रहे हैं, क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा और सीखना रह गया है। जस्ट हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इनसे सीखा जाए कुछ ना कुछ, और मेरे तौसल से आप सीखें। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या फ़र्क है? स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि आपके पास एसेट होता है, ठीक है, मतलब आपके पास सिंपली आपने बाय किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नोट लिया, आपने रख लिया, ठीक है, जब उसकी वैल्यू बढ़ी आपने उसको सेल आउट कर दिया, जैसे डॉलर, ठीक है, इसी तरह आपने कॉइन ले लिया। फ्यूचर्स के अंदर लेवरेज आ जाती है। अब लेवरेज का सीन इस तरह है कि फ्यूचर्स, अब आपके पास फॉर एग्जांपल $100 है, लेकिन आप ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं यार मैं ज़्यादा की ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आप 10x मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे, तो $1000 की वो ट्रेड हो जाएगी सिंपली। उसके बाद आपको जो लॉस एंड प्रॉफिट है वो उसी तरह होगा। आपका वो वाला पैसा, क्योंकि अब जैसे ये मैंने आपसे सवाल पूछना था, ठीक है, और फॉरेक्स के रिलेटेड भी तो सेम लेवरेज वाला, कि हमारी जो कुछ लोग हैं वो लेवरेज को इस तरह लेते हैं कि लेवरेज जो है वो कर्ज है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि कर्ज़ फॉर एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक है कि कर्ज़ के ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, मतलब अगर आपने किसी से कर्ज़ लिया है आप उससे प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्यूचर्स इस वजह से हराम हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये है कि मैंने बाइनेंस को खुद सपोर्ट चैट पे, उनकी जो सपोर्ट चैट से भी आगे वाली होती है, जब आपके उनके क्वेश्चंस क्लियर ना हो रहे हो तो फिर वो आगे डिलीवर कर देते हैं, तो उनसे मैंने क्लियर किया। जो वकार सका ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, उन्होंने इसको हलाल कहा था, ठीक है, कि इसके अंदर कोई वीडियो कॉल के देख रहा था। बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं आता, एसेट्रा एसेट्रा। तो मैंने साथ उनको सारा बताया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है कि इंटरेस्ट है या नहीं है। उन्होंने क्लियरली बताया कि बिल्कुल इसके अंदर इंटरेस्ट अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है? बिल्कुल। उसकी क्या लॉजिक है? उसकी लॉजिक ये है कि देखें प्रॉपरली, ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑनरशिप नहीं है। ऑनरशिप क्यों नहीं है? अब मैंने सिंपली उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं ओन करता हूँ एसेट को जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक ये है कि आपके पास वो एसेट होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, पोजेसन होनी चाहिए, आप तभी वो चीज़ सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे क्लियर किया, मैंने कहा है या फिर नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैं बायबेट पे गया, मतलब डिफरेंट एक्सचेंजेस पे गया, डिफरेंट एक्सचेंजेस का सेम मुझे रिप्लाई आया कि आपके पास नहीं होती। लेकिन जब मैं स्पॉट पे आया, मैंने उनसे पूछा मेरे पास ऑनरशिप है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपके पास ऑनरशिप है इस चीज़ की। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। अब बाकी क्योंकि जब एक्सचेंज ने ही बोल दिया, जब मेन ही एक जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है उसने बोल दिया, तो बात खत्म हो गई। मतलब कि एक रीज़न हो गया कि ऑनरशिप नहीं होती, दूसरा रीज़न लेवरेज। लेवरेज की क्या कैसे रीज़न है? लेवरेज का इसलिए है, जैसे हम लेवरेज लेते हैं, ठीक है, तो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ठीक है, कि कर्ज़ हम ले रहे हैं, ठीक है, उस पर हम प्रॉफिट नहीं कर सकते, तो ये सिंपली हराम हो जाता है। और दूसरा इसके अंदर पीछे इंटरेस्ट आ रहा है 0.01%, 0.02%। अब वो इंटरेस्ट मैंने उनसे क्लियर किया
मैंने वो भी वीडियो में मेंशन किया हुआ है क्लियरली, मैंने चार्ट पूरी दिखाई है, उसके अंदर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जो इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं वो इंटरेस्ट रेशो है या इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेशो अलग चीज़ है, इंटरेस्ट अलग चीज़ है, सूद है। तो मैंने उनसे क्लियर किया, मैंने कहा ये सूद है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये इंटरेस्ट है। और मैंने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, मैंने 4 दफ़ा क्लियर किया, मतलब डिफरेंट बंदों से, ताकि और एक बीच में आई थिंक मुस्लिम भी जो है आए थे, तो उन्होंने भी मुझे क्लियर किया कि बिल्कुल ये सूद है। ठीक है। अच्छा, ये फंडिंग फ़ी क्या होती है? फंडिंग फ़ी सिंपली जब आप लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स के बारे में ऐसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिंपली क्योंकि हमारी आवाम फिर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है कि ये चेक करते हैं क्या चीज़ है। तो सिंपली ये फंडिंग फ़ी के बारे में, जब लॉन्ग शॉर्ट फॉर एग्जांपल लॉन्ग बहुत ज़्यादा हुई हुई है, ठीक है, तो जो लॉन्ग वाले हैं, ठीक है, वो शॉर्ट वालों को पे करेंगे, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी। नीचे जो शॉर्ट वाले हैं, ठीक है, अगर फंडिंग फ़ी माइनस में जा रही है, ठीक है, मीन्स के शॉर्ट वाले बहुत ज़्यादा हैं, वो पे कर रहे हैं लॉन्ग वालों को। अब वो क्या पे कर रहे हैं, वो जो फंडिंग फ़ी ऊपर चल रही है, डिपेंड करता है, -2 है, -3 है, -4 तक जाती है, इतना होता है। तो ये सिनेरियो। अच्छा, तो ये क्या सीन है कि मतलब अगर लॉन्ग ज़्यादा है तो शॉर्ट वाले पे कर रहे हैं, शॉर्ट ज़्यादा तो लॉन्ग वाले पे कर रहे हैं, और वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? वो इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे। अच्छा, फंडिंग फीस इंटरेस्ट नहीं होती? नहीं, फिर क्या होता है? फंडिंग फ़ी अब वो एक इंसान है जिन्होंने बताया था जी, फंडिंग फ़ी जो है वो इंटरेस्ट नहीं होती। कौन इंसान? वकार ज़का। अच्छा, ठीक है, मैं असल में नाम लेना नहीं चाहता, फिर नहीं, इस आप ले तरह लें, कोई मुनासिब समस्या नहीं लगता। तो सीन ऐसा है कि मैं एक्सचेंज पे किया, ठीक है, मैंने उनसे क्लियर किया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि फ़ंडिंग फ़ी के बारे में आप मुझे बताएं कि इसका क्या है। उन्होंने कहा इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, 2, 4, 8, 12, हम उसके अंदर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। पहले हमारी तरफ से, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को यही बताया गया है फंडिंग फ़ी इंटरेस्ट नहीं है, फंडिंग फ़ी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फंडिंग फ़ी के जो बैक एंड है वो इंटरेस्ट पे है। 0.02% उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। वो लॉन्ग वालों से चार्ज किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन के वो क्या फंडिंग रेट चल रहा ठीक है, है। और शॉर्ट वालों से चार्ज किया ठीक है, जाता तो एट द एंड ऑफ द डे तो फंडिंग फी इंटरेस्ट ही हो गया है। ना? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हर 8 घंटे के बाद फंडिंग फ़ी चार्ज होती है, तो हम 8 घंटे से पहले ट्रेड बंद कर दें तो हमें तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल हो जाती है? ये भी सवाल मैं बाइनेंस से कर चुका था और मैंने ये क्लियर किया, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा यूजर्स ऐसा हैं ही इसके, है। ठीक है। उनसे मैंने ये बात क्लियर की, मैंने कहा आप मुझे सिंपली ये बताएं कि क्या अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या मुझे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। उन्होंने कहा होगा, लेकिन कम होगा, कैसे 0.01% होगा? होगा। मतलब आप 8 घंटे से पहले ट्रेड बंद कर दी, फिर कैसे होगा? अब ये एक्सचेंज के ऊपर है, क्योंकि डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, उनका सबके रूल्स अलग अलग हैं। अगर आप बायबेट पे कर रहे हैं उनका अलग है, बाइनेंस पे कर रहे हैं अलग है। बाइनेंस सबसे ज़्यादा फ़ीस चार्ज करती है, ठीक है। अगर हम विड्रॉ करते हैं तब भी बीच में इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ी रखी हुई है। कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने कम भी रखी हुई है। तो ये ठीक। सुना अच्छा, तो ये लेवरेज ट्रेडिंग क्रिप्टो के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि जहाँ पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लेवरेज के ऊपर। बिल्कुल अमूमन फॉरेक्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती, और फॉरेक्स के अंदर तो सारे फ्री अकाउंट भी होते हैं। बिल्कुल। उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जैसे आपके ये भी क्वेश्चन की डायरी लेके आए, मैंने कहा आप मुझसे पॉडकास्ट करवाने आए हैं या फिर करने आए हैं तो मुझे लग रहा है कि आधी पॉडकास्ट मैं करूँगा और आधी ये करेंगे फिर तो अच्छा, तो ये डिफरेंट है कुछ, मतलब डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, अब मज़े की बात बताऊँ, सारी चीज़ों का मुझे पता है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें इनसे पूछ रहा हूँ, ताकि आप लोग एजुकेट हो सके। मैं बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं सारी चीज़ें इनसे सीख रहा हूँ। इसी तरह से आपकी लर्निंग ज़्यादा फास्ट होगी। तो ये डिफरेंट है, मतलब ये जो लेवरेज है इसके अंदर इंटरेस्ट लग जाता है, तो फिर कैसे इन्फ्लुएंसर्स आके ये कह सकते हैं कि ये हलाल है और ये इस तरह से? ये तो खुला तज़ाद हो गया। अभी तक कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर मुझे नहीं मिला जिसने मतलब कि ये बात की हो, और मैंने बहुत सारों से रिसर्च भी, आर्टिकल्स भी देखे। 90% पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। बिल्कुल, वो फ्यूचर्स ट्रेड वो तो आपको पता है रेफरल्स की वजह से करता है ना, फिर रेफरल से पैसा आता है उनको, एक्सचेंजेस उनको पैसा पे करते अच्छा, स्पॉट पे पैसे कम बनते हैं रेफरल से? हाँ बिल्कुल, नहीं पैसे तो उतने ही बनते हैं, कमीशन भी उतना ही होता है, लेकिन बात मेन पॉइंट ये है कि स्पॉट के अंदर मूवमेंट जो है अगर 2% है, 3%, तो वो उस हिसाब से प्रॉफिट है। लेकिन उधर क्योंकि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा है, इधर हम वही जो हमारे पास $100-200 हैं जो हर बंदे के पास होते हैं, हम उसे ट्रेड कर रहे होते हैं। उधर हम 1000 से 2000 से, डिपेंडिंग ऑन लेवरेज। तो अगर हम ये सिर्फ समझ लें कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो हराम है और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करें, तो हम ज़िंदगी में कभी लिक्विडेट हो ही नहीं सकते टेक्निकली। बिल्कुल। मतलब लेट्स सपोज हम किसी हाई एंड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी 4-5 में, तो शायद अगर खुदा ना खास्ता कुछ बहुत ही बुरा हो जाता है और कोई नहीं डीलिस्ट हो जाती है, फिर एक चांस बनते हैं, तो बाकी तो मेरे ख्याल से लॉस का कोई चांस नहीं है। ऊपर नीचे मार्केट आपकी, अब इसके अंदर लॉस का चांस इसलिए उस तरह आता है जब लोग सीखते नहीं हैं। अब सीखना फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट ये है
कि फोमो के अंदर अब जैसे एक फॉर एग्जांपल BTC 70 पे किसी ने बाई किया, वॉर इश्यूज़ हो गए और उसने देखा कि आप पता नहीं तबाही हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है, फ़ौरन से माल सेल आउट कर देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर चली जाती है, जो कि अक्सर रील्स भी आ रही होती हैं, लोगों ने ये मतलब कि मीम्स बनाई हुई हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि अगलों के हलाल का पैसा है, उन्होंने कैसे अर्न किया, उन्होंने कैसे उसके अंदर इन्वेस्ट किया, इस चीज़ के बारे में वो नहीं जानते। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर तो देखें ट्रेडिंग तो नहीं हो सकती स्पॉट के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बिल्कुल, वो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, इसी तरह हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें 2-3% जो हमें मिलना होता है वो हमें रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि एज एन इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्क डील करते हैं। लेकिन हमारे लोग ज़्यादातर एक गलती ये करते हैं कि अपना सारा का सारा पैसा उठा के एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मेरे पास $1000 है, तो मैं कितनी कॉइन्स पर ट्रेड करूँ और किस तरह से ट्रेड करूँ? सबसे पहले तो आप कॉइन की मूवमेंट देखें। ठीक है, अगर आपकी साइकोलॉजी ये कहती है कि मैंने कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दिन में 10-10 ट्रेड कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आती कैसे कर लेते हैं वो, और उसमें से प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगता है फेक है, वो पता नहीं अल्लाह जाने कैसे वो बना लेते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि अगर मेरे हिसाब से कुछ देखा जाए, जब तक आपको आपके मुताबिक जो आपने रूल्स बनाए हैं, मेरे मुताबिक तो ये मैंने एक डायरी बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगदस ये आपकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके मुताबिक आपको ट्रेड मिलेगी तो आपने ट्रेड सेटअप के अंदर जाना है, वरना नहीं जाना। ठीक है, मैं सेम यही चीज़ करता हूँ, सिंपली जब ट्रेड सेटअप पूरा बनेगा, कंफर्मेशन हो जाएगी मुझे, मैं फिर लूँगा, और लॉस मेरा हमेशा कम से कम रहेगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा 1% का SL है, 2% का मेरा प्रॉफिट होगा, बस दैट्स इट। SL लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारी आवाम कुछ ऐसे भी है जो बगैर SL के ट्रेड कर रही होती है, और जब लॉस होता है वो लॉस नहीं होता, उनका सारा अकाउंट ही चला जाता है। अच्छा, तो मतलब आप फ्यूचर स्पॉट में इस तरह से ट्रेड करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर आप 2% को एम करें तो 2% पे आप ऐसा लगा देते हैं, ऐसा है? मतलब लेट्स सपोज आप XRP पे ट्रेड ले रहे हैं। हाँ जी, आप उसके ऊपर ट्रेड इस तरह से ले रहे हैं कि यार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 2% ऊपर जाए, तो आपका स्टॉप लॉस क्या स्विंग हाई लोज पे होता है, या फिर आप बस स्टॉप लॉस के बगैर छोड़ देते हैं कि बस 2% मेरा? नहीं, मैं स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी नहीं छोड़ता, और ये बहुत बड़ी गलती है स्टॉप लॉस के बगैर छोड़ना। फिर एट द एंड यही होगा कि इंसान बैठा रह जाएगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो तब भी पैसा नहीं निकालते, वेट करते हैं, नहीं अभी और ऊपर जाने दो, मतलब कि उनके पास सिस्टम नहीं होता। ठीक है, हमेशा इंसान कभी फेल नहीं होता, इसका बनाया हुआ सिस्टम फेल होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे फाइनेंस के अंदर एक चीज़ होती है, नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल। तो क्रिप्टो के अंदर मेरे पास $1000 है, तो मुझे इसको 10 में डिवाइड करना चाहिए, या 20 में, या 5 में, या 3 में, कितने में? आप क्या समझते हो? मेरे हिसाब से आपको BTC के अंदर डालना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब BTC के अंदर भी आपको इस तरह डालना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे DC होता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, सिंपली आपने फॉर एग्जांपल 70 पे है तो आपने बाय कर लिया, या फिर आप पहले से ही एक एम करके रखें कि मैं यहाँ पे 30% बाय कर रहा हूँ, 20% मैं जो अगर फॉर एग्जांपल नीचे आता है बाय करके, इसको हम बाद में आते हैं कि हमने क्या क्या बाय करना है, लेकिन डिवाइड कितने, मतलब मैं अपनी जो रिस्क एपेटाइट है 4 से 5 कॉइन्स के अंदर, मतलब कि मैं $200 चाहिए, $200 पर ट्रेड हो जाता है, मतलब पर कॉइन। अब मैं कैसे कॉइन को देखूँ अपनी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद, और जाऊँ और $200 इन्वेस्ट करूँ इस तरह से, और मैक्सिमम मेरा लॉस क्या होगा $200 इस लेने से? लेट्स सपोज कि अब मैंने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की XRP पे, मैं क्वेश्चन को प्रॉपर बता देता हूँ, और उसके ऊपर लेट्स सपोज मैंने $200 डाल दिया स्पॉट पे, तो मेरा मैक्सिमम लॉस उसमें क्या होगा, कितनी % मैं लॉस करूँगा? देखिए, अब फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, ठीक है, मैंने $200 डाल दिया, ठीक है, मैं सबसे पहले तो मैं मार्केट को देखूंगा, ठीक है, कि मार्केट क्या कर रही है। मुझे पता है कि ठीक है 1-2 महीने के अंदर मार्केट रिकवर कर रही है, तो मैं 1-2 महीने भी वेट कर लूँगा। अब क्यों मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है, थोड़ा बहुत हम कहीं और से भी अर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे लिए वो इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो वेट करते रहते हैं। जैसे रिसेंटली 10up के अंदर भी यही मामला चल रहे हैं, ठीक है, कि लोग वेट कर रहे हैं कि कभी ना कभी ऊपर जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, मेरे हिसाब से 10up इज़ अ डेड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैं 10up के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो चुका है, ठीक है, इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, उनके हलाल के पैसे थे, उन्होंने कहाँ से जोड़े थे, और इवन के वीडियो मेरे पास प्रूफ्स हैं, उन्होंने ये बात की हुई है कि हमारे इन्फ्लुएंसर ने हमें कहा था कि जी आप इसमें पैसा डाल दो और ये $100 तक जाएगा, और उसके बाद वही इन्फ्लुएंसर ये कह रहा है जी मैंने तो आपको नहीं कहा था, मैंने तो सिंपल ये कहा था कि आप ठीक है आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें। चलें, बात की ज़रूर से चली गई, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वकार भाई इसके ऊपर जस्टिफिकेशन ये देते हैं, क्या वो बात करते हैं कि यार
मैंने तो ऑयल का भी बोला था इधर जाएगा, वो गया। मैंने इतनी प्रेडिक्शंस दी हैं, उसके अंदर अगर मेरी 1-2 प्रेडिक्शन, जैसे उन्होंने शायद एक और किसी कॉइन के बारे में प्रेडिक्शन दी थी और ऐसे ही 10 अप, तो वो कह रहा है मेरी तो एक प्रेडिक्शन थी वो नहीं गई, तो अब इसमें क्या हो गया, मतलब मसला क्या लोगों को, असल में ना इसके ऊपर क्या बात करें? वो कॉइन चूज़ करते हैं जो कि बैक्ड बाय वो उन लोगों के होते हैं जो जस्ट मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है। अब क्रिप्टो के अंदर जो मेरे मुताबिक जो मैंने इतना टाइम गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर ये है क्रिप्टो टोटली मैनिपुलेटिव है, इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। और यूएस के आने के बाद इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गई है क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, पैसों का फ्लो इतना बढ़ गया है कि कोई भी मार्केट की मूवमेंट को अपसाइड डाउन ऐसे कर सकता है विद इन सेकेंड्स, ठीक है, विदाउट एनी न्यूज़, विदाउट एनी वर्ल्ड वॉर, विदाउट एनी ईरान इशूज़, विदाउट एनी इशू वो कर सकता है, ठीक है। और जैसे आपने पहले बात की थी कि ये बैक्ड बाय जो मतलब मोसाद या फिर सीआईए है, तो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से ये है कि ये बैक्ड बाय यूएस ही है, क्योंकि यूएस कभी भी फेंकी हुई चीज़ को नहीं उठाएगा। देखें, जो एप्स्टीन के राज हमारे ऊपर खुले हैं, अगर आप एप्स्टीन के ऊपर डीप रिसर्च करें जी तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में निकलती हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, कहीं से मुझे शक ही नहीं रहता कि ये बैक बाय मोसाद या यूएस ना। मोसाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तक इसराइल यूएस को कंट्रोल करता है। उन्होंने बिल्कुल। 20 साल मेहनत की है, बिल्कुल। 50 साल तकरीबन मेहनत करके यूएस के ऊपर कंट्रोल हासिल किया उन्होंने। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी। बिल्कुल। तो जितने बिलियनर्स उन्होंने बनाए हुए सारे उनके पपेट्स हैं। बिल्कुल। तो अगर इतने सारी चीज़ें उनके पपेट्स हैं तो क्या कहते हैं, कैसे हो उनके लिए सकता तो है, कुछ भी नहीं है। कैसे हो सकता है कि बीटीसी और ये सतोशी नाकामोटो, इनका अपना नाम सतोशी नाकामोटो, पता चले सीआईए के अपने बंदे हो, बिल्कुल। क्या कहते हैं। अच्छा, सातोशी नाकामोटो का रियल नाम डोरियन नाकामोटो है। डोरियन अच्छा, नाकामोटो। और हो सकता है कि ये कोई सीआईए का बंदा हो, मोसाद का बंदा हो, इसके अलावा कौन हो सकता है? ये भी हो सकता है कि ये बंदा एग्जिस्ट भी ना करता हो। हाँ, एक फर्जी नाम हो जो कि सीआईए की किसी मिशन का नाम दिखा दिया और बस, क्या पता सीआईए या मोसाद के किसी मिशन का नाम। बिल्कुल। वो तो है, एक अलग बात है। अच्छा, ये जो ड्रग एंड पुल होता है, इसके अंदर भी तो लिक्विडिटी की गेम होती है ना। जैसे लेट्स सपोज वकार ज़का की आप बात करें, ये कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी बंदा ड्रग एंड पुल करता है, तो मुझे अपनी कॉइन्स, मेरे पास जो होल्डिंग है, उसको बेचने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो वो लिक्विडिटी किस तरह से क्रिएट की जाती है? आप ये कह रहे हैं कि जैसे मतलब वर्ड ऑफ माउथ पे कि भाई बाय कर लो, लोग बाय करते हैं और ये निकल रहे होते हैं, ऐसा है? नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल बैकएंड पे पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। हाँ, ठीक है। अब वो पड़ा हुआ है, वो जब निकलेगा दैट्स इट, वहीं से रग पुल हो जाएगा, ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा या कोई भी इंसान, किसी ने घटिया से घटिया मीम कॉइन भी बनाया ना, वो फ़ौरन से अपना पैसा नहीं निकालेगा खाली कॉइन बना के। वो सबसे पहले उसकी हाइप क्रिएट करवाएगा, इतनी हाइप क्रिएट करवाएगा, एड्स चलवाएगा और एडिट्स बनवाएगा, उसके बाद जाके वो एक ठीक है, हाँ ठीक है यार, ये $100 पे जाएगा या 50 पे जाएगा, 10 पे जाएगा, वटेवर। वहाँ पे जाने के बाद लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ उसे लगेगा ठीक है, मेरा 10-15 मिलियन या 20 मिलियन बन रहा है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, वहाँ से वो निकल जाएगा। ऐसे ही है। और एडिट्स बनाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है? अभी $5-7 हज़ार दें तो एडिट्स बन जाते हैं। मैं भी देता हूँ तो आपके सामने एडिट्स आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप आवाम को क्या दे रहे हैं। अगर तो आप कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो देन वेल एंड गुड कि आपका कोई फ्लाई काम भी साथ हो रहा है, ठीक है, आपकी मार्केटिंग हो रही होती है, बट कुछ ना कुछ नेक नियति से आप कर रहे होते हैं। बट अगर उसके पीछे सिस्टम ऐसा हो तो फिर आई थिंक सो ये एक बड़ी ज़्यादती है। खैर, ये तो मैं नहीं कहता कि मैंने, क्योंकि उसके ऊपर खुद रिसर्च नहीं की हुई, तो हम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी एंड्रू टेट की भी कुछ कोइंस थी इस तरह से, वो उसके ऊपर एंड्रू टेट तो स्टार्टिंग से ही वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है, ठीक है, और वो इसी वजह से कंट्रोवर्सी में रहता है कि बस ठीक है, आया और उसने आपके सामने उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, ठीक है, उसके अंदर उसने वो पैसे चार्ज करता है, ठीक है, सिंपली अंदर। और उसके अंदर मैंने कुछ मेरे मतलब फॉलोअर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे है कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली उसने यूट्यूब से वीडियोज़ उठाई हुई हैं, ठीक है, कुछ लोगों की जो कि प्राइवेट है, ठीक है, उठा के उसने उसमें अपलोड की हुई है और उसके अंदर कोई किसी किस्म की एडिशन नहीं हो रही। अब वो जाहिर सी बात है, फेक इंटरव्यूज़ नहीं करेगा तो लोग कैसे आएंगे? और हमारे जो एशियंस हैं वो बगैर रिसर्च किए, बगैर किसी को देखे फ़ौरन से पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और डाल देते हैं कि ठीक है, ये तो हमारी भलाई के लिए बारे में बात कर रहा है, वुमेंस के ख़िलाफ़ है और भलाई के बारे में बात कर रहा है, तो ये अल्फ़ा मेल है, तो हम तो लाजमी इसके पीछे जाएंगे। क्रिप्टो के अंदर भी उसने कुछ कोइंस को इसी तरह से प्रमोट किया जो आप बात कर रहे थे, और उसके बाद वो जितनी भी कोइंस को उसने प्रमोट किया, आज सारी की सारी नील हैं, नील बटा नील। तो वो भी मुझे बड़ा अफसोस का कहना पड़ता है। आप ट्रम्प का कॉइन देख लें। हाँ, ट्रम्प, लेकिन ट्रम्प ने आगे खुद प्रमोट किया था उसको, ट्वीट किया था उसने। ट्वीट किया था, ठीक है।
तो ट्रम्प भी तो इस टाइम पे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मूवर एंड शेकर या इनसाइडर ट्रेडर वो इस टाइम बना हुआ है। इनसाइडर ये आप जब ये जाएगा तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारे लॉ सूट्स होंगे। हाँ होंगे, और अभी वाइट हाउस ने एक वो भी मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये रिपोर्ट आई थी कि वाइट हाउस ना उनको बोला था कि भाई मेहरबानी करके इनसाइडर ट्रेडिंग ना करो। वो अच्छा पोली मार्केट के ऊपर ये बैटिंग कर रहे होते हैं सारे बैठ हाँ के। जी, तो असल में इनको पता होता है क्या होने वाला है, तो ये पहले पोजीशंस, आज ये कौन सा कोट पहनेगा, आज ये लफ्ज़ कौन सा बोलेगा, इस पर बैटिंग हो रही होती हाँ है। वो सारी चीज़ उनको पता होती है। तो जाहिर सी बात है, मुझे ये लगता है कि ये सारा सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे इतना कंट्रोल हो जाएगा कि ये बस टॉप के लोग पैसे बनाते रहेंगे और हम लोग बस पिसते रहेंगे इसके अंदर। हाँ खैर, अब मुझे ये बताएं कि आप क्रिप्टो सिखाते हैं? जी, मैं क्रिप्टो सिखाता हूँ। किसी बंदे ने सीखनी हो तो वो कैसे सीख सकता है? सिंपली वो ऑनलाइन भी आ सकता है, मींस के जूम पे। मैं फिजिकल क्लासेस वगैरह नहीं देता, ठीक है, क्योंकि मैं खुद BS कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं साथ साथ पहली बात, मैं हमेशा से जब भी स्टार्ट में कोई आता है, मैं सबसे पहले उसको ये कहता हूँ कि लाइव वीडियोस मेरी पड़ी हुई है लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है, वो सारी जाके चेकआउट कर लो। उसके बाद आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए, फिर आप इस चीज़ के अंदर आएँ, फिर आप मेंटरशिप्स के अंदर आएँ, फिर आप ग्रुप्स के। अभी मेरे पास कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई सिंगल ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इसका पता है ये क्या सिनेरियो है। 100 में से 2 हिट होते हैं और 200 एड्स बनती हैं, और उसके बाद उसको प्रमोट करवाया जाता है, एड्स रन की जाती हैं, ठीक है। बस उसकी वजह ये होती है कि कोई भी अपनी मंथली रिपोर्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं दिखाता। जिस हर कोई आप जैसा तो नहीं होता ना। हाँ, जिस मंथ वीक प्रॉफिट हो तो वो दिखा देते हैं। बिल्कुल। तो ये एक इशू होता है कि आप सिंसेरिटी के साथ नहीं चलते। मैं तो हर किसी को ये बोलता हूँ कि यार इवन हमारे 10 ट्रेड ऑन द थ्रॉट भी ऐसे लेट हो सकते हैं। लाइक वी आर ट्रेडर्स। अगर आपको लगता है कि हम कोई अलादीन का चिराग है हमारे पास और हम कोई इस प्लानट से नहीं है और हमारे पास कोई सीक्रेट सॉस है जिससे आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो ये आप गलत सोच के आ रहे हैं। आप सिंपल ये करें, हाँ हम आपको रिस्क मैनेजमेंट करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्रॉपर ट्रेड्स दे सकते हैं जो हायर रेशियोज में कन्वर्ट हो, दैट्स इट। इसके अलावा एज अ ट्रेडर हमारा कोई काम नहीं है। लाइक वी आर नॉट द मूवर एंड शेकर्स लाइक ट्रम्प कि हमें पता हो कि क्या होने वाला है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो मार्केट खत्म हो गई है, कैसी ने? बिल्कुल ऐसा ही है, वो उनके लिए ख़त्म हो गई है जो फ्यूचर ट्रेडर है। रिसेंटली आपको याद होगा जो सबसे बड़ी हिस्ट्री की बड़ी लिक्विडेशन, वो कह रहे हैं कि $20 बिलियन जो हैं वो चले गए मार्केट से, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन रियलिटी के अंदर इससे भी बड़ी बड़ी लिक्विडेशंस हो चुकी हैं। बस ये है कि वो हाइप इसलिए क्रिएट की गई क्योंकि उसके अंदर खुदकुशियाँ बहुत सारे लोगों ने की। फ्यूचर्स के अंदर मतलब जो ट्रेडिंग है, हमारी जितने भी एशियंस हैं उनको ये लगता है ये ऐसा छोटा सा टूल है कि बस हमने $100 डालने हैं, हमने अगले दिन सुबह उठना है, ऑडी येलो कलर की हमारे घर के बाहर खड़ी होगी, ठीक है, और बस हम आराम सुकून से ईजी हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो आप जैसे आप बता रहे हैं, आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, आप तो अपने लॉसेस भी दिखा रहे हैं। मैंने लिटरली अभी तक इंस्टा पे आप देखेंगे ना, आप ट्रेडर को सर्च करेंगे ना, ट्रेडर सामने नहीं आएगा, पहले गाड़ियाँ और बुर्ज खलीफा सामने आएगा, तभी बाद में देखा जाएगा। मतलब ये एक अजीब मेंटालिटी है ना हमारे लोगों की भी। हमारे लोग भी समझते हैं कि अच्छा, ये माइंडसेट बड़ा अजीब है ना। एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि यार उस फलाम बंदे का ना पैसा दिखता है तो वो ट्रेडर है। मैं कहा व्हाट द फक, मतलब एक बंदे का पैसा अगर दिखता है तो दैट डजंट मीन कि वो ट्रेडर है। वो ट्रेडर बिल्कुल, वो हो सकता है कि वो लोगों को स्कैम कर रहा हो, बिल्कुल, वो हो सकता है कि कोर्सेज बेच के उसने सिर्फ पैसे कमाए, रेफरल्स का पैसा। हाँ रेफरल, बिल्कुल इंसेन पैसा है रेफरल्स, बहुत पैसा। मेरे पास ऑलमोस्ट 15 से 16 एक्सचेंजेस आ चुकी थी, ठीक है। उन्होंने कहा फ्यूचर्स को प्रमोट करें, 50% कमीशन है, हाँ, आपको $1 मिलियन पे ट्रेडिंग वॉल्यूम पे $100 देंगे। मैंने छोड़ दिया। अब क्या था कि अब आपको ही पता है कि एक टाइम ऐसा आता है इंसान के ऊपर, इंसान कहता है जो चीज़ उसे हराम लग रही होती है, ठीक है। डॉक्टर सारमा साहब ने, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कोट की थी, ठीक है, कि डॉक्टर सारमा साहब ने कहा है कि जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो आपका दिल मान रहा है कि ठीक है, आफ्टर आपने सब एस्पेक्ट देख लिए हो, सारी रिसर्च कर ली हो, वो आप करें। जो नहीं लग रहा आप ना करें, ठीक है। अब शक व शुबा था, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक भी कि आप शक व शुबा वाली चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वो मैंने कहा भाई इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, ओवरऑल कैलकुलेट किया, पैसा कैलकुलेट किया कि फॉर एग्जांपल अगर कम से कम भी, फॉर एग्जांपल 18,000 फॉलोअर्स हैं, कम से कम भी अगर मेरे पास 1000 भी आते हैं तो मेरा तो एक बहुत बड़ा साइकिल चलता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बड़े इन्फ्लुएंसर्स का नंबर्स बताता हूँ। लाइक टॉप ऑफ द लाइन इस टाइम पे दुनिया में मेरे हाल से 2 हैं, सॉरी एशिया की फील्ड के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर। एक ट्रेड रूम है और एक वो बूमिंग बुल्स है। मतलब दैट ट्रेड रूम को मैंने देखा है, इनसेन मनी थ्रू रेफरल्स, सिर्फ रेफरल्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन देयर ट्रेडिंग। मतलब उनके जो रेफरल्स की अमाउंट है वो $500,000, $1 मिलियन, $1 मिलियन, $1.5 मिलियन बनती है। और हमारी आवाम सोचती है कि ट्रेडिंग से पैसा वो कमा रहे हैं।
नहीं वो हम बात वो नहीं एक कर अलग सकते चीज़ है बिल्कुल। जब तक वो उनकी हिस्ट्री वेरीफाई ना की जाए, सारी चीज़ें ना हो तो बात नहीं कर सकते। मैंने रिसर्च नहीं की टू बी ऑनेस्ट। हाँ एक दफ़ा वीडियो बनाई थी, वो भाई ने मेरे ऊपर स्ट्राइक भेजी, पता नहीं क्यों भेजी, खैर इट इज़ व्हाट इट इज़। तो जब अगर मुलाकात हो ज़िंदगी में तो पूछूंगा भाई कि यार ये नहीं करना चाहिए था आपको, इख्तिलाफ़ राय रख सकते थे लेकिन बिल्कुल, स्ट्राइक नहीं लेकिन भेजनी इस चाहिए। तरह तो खैर मैं उनके ऊपर बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैंने उनके ऊपर रिसर्च नहीं की, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमारी जो अवाम को इस टाइम पे ना अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना चाहिए कि ये नहीं कि अगले वह गाड़ी है, अगला बुर्ज खलीफा आपको दिखा रहा है, अगला दुबई जा रहा है, वो आपके पैसों से जा रहा है भाई, ये चीज़ को बिल्कुल, समझो। आप ही के तो पैसे हैं, ठीक है, आपके लॉस के पैसे हैं, आपके लॉस के पैसे हो सकते हैं, आपके आपके प्रॉफिट ट्रेडिंग के के, पैसे हो सकते हाँ हैं। उधर से वो बिल्कुल, जा रहा है और वो आपको ही दिखा रहा है पे। तो ये इस बिल्कुल, मंजर को समझा करें कि हर किसी के पीछे ना लग जाया करें कि इफ़ ही हैज़ कार तो वो ट्रेडर है, हिस्ट्री वाला ट्रेडर होता है, दैट्स इट। बिल्कुल, तो ये मतलब स्टार्ट से पाकिस्तान के अंदर एक मसला मैं जब से स्टार्ट किया ना देखता आ रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैं तो सीधी सी बात है, गरीब सा बंदा हूँ मैं। अभी ऑडी रखी हुई थी, वो भी मैंने 8 साल बाद मुश्किल से अफोर्ड कर सकता था, वो उधार लेके ली थी और अभी मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, तो किसी ने लेनी हो तो मुझे बता देना। और अभी भी मैंने नुकसान में बेची है, उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए हैं तो शायद अल्लाहु अकबर। अच्छा जिटोर की गाड़ी आ रही है तो बीजेपी बेच के ऑडी में से पैसे माशाल्लाह, एडजस्ट करके वो ले लूँगा। तो बाकी गाड़ियों का आई थिंक सो शो ख़त्म हो गया है और बचकाना हरकतें होती हैं। वो असद भाई हैं ना एहन वाले, उन्होंने मेरी पॉडकास्ट में बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा कि असल में जब आप लोगों के पास पैसे आते हैं ना, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल, आप बिलोंग नहीं करते पीछे से बिजनेस फैमिली से, तो आपके वालिद बिजनेसमैन नहीं, आपके परदादा या दादा बिजनेसमैन नहीं, तो गाइड करने वाला कोई नहीं। आप बिजनेस फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके बाप आपको गाइड करेगा, करोड़ रुपये आए तो बेटा ये करो। बिल्कुल। ठीक है, हमें को गाइड करने वाला करोड़ रुपये क्या करिए, बस जाओ जी दुबई एंजॉय दुबई करो। जाओ, एन्जॉय करो। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे है। ये सारी स्टूपिड मिस्टेक हर किसी से होती हैं स्टार्ट ऑफ द स्टार्टिंग करियर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेच्योर होता रहता है, इंसान समझता रहता है, सारी गलतियाँ होती हैं। बाकी आप भी कुछ सवाल लेके आए थे, बड़ी लंबी लिस्ट है, नहीं, थोड़ी सी लिस्ट है। बस सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ ये सवाल करना चाहूँगा फॉरेक्स से रिलेटेड। मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। मैं सिंपल एक बिगनर हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि लेवरेज, हाँ जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि लेवरेज जो है वो हलाल मतलब है, ठीक है। कुछ लोग हराम कहते हैं, कुछ लोग हलाल कहते हैं। तो आप अगर बहुत शॉर्टली बताना चाहें मतलब ऑडियंस को कि मतलब कैसे ये हलाल है फॉरेक्स के अंदर, क्योंकि फॉरेक्स बहुत बड़ी मार्केट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे होते अच्छा, मैं आपके सवाल को और खुलवाता हूँ। जी। सबसे पहले ये बताएं कि आपने रिसर्च की हुई है कि लेवरेज हराम है, जी। टू बी ऑनेस्ट, तभी आप पूछ रहे हैं सवाल। जी। ये बताएं कि लेवरेज हराम क्यों है, फिर हम हलाल की तरफ आएंगे। लेवरेज जस्ट जो मैंने आपको बताया कि कर्ज हंसना की वजह से, जो हमें बताया गया मुफ्तिहान की तरफ से, बाकी तरफ से। अच्छा, तो मतलब कि लेवरेज कर्ज हंसना इसकी वजह से वो हराम है, बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि लेवरेज कर्ज नहीं है। उसके ऊपर मैं आपको जस्टिफिकेशन दे देता हूँ। सबसे पहली बात, कर्ज क्या होता है कि जो आप लेते हैं और फिर देते हैं, या फिर जो लेते हैं उसके बाद उसके ऊपर सूद पे करते हैं। बिल्कुल। दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से काम करता है, बैंकिंग सिस्टम के जो भी आपको पैसे देते हैं, इवन कि आप कार आपने फाइनेंस करनी है, आपने लोन लेना है बिजनेस के लिए, कुछ भी, उसके ऊपर आपको सूद देना पड़ता है। बिल्कुल। तो ब्रोकर क्या बेवकूफ़ हैं कि वो आपको पैसे दें और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज ना करें। तो जब इंटरेस्ट चार्ज नहीं करे इसका मतलब वो कर्ज नहीं है। बेसिकली लेवरेज एक अपॉर्चुनिटी होती है। फॉरेक्स की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो मार्केट। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी पोजीशन साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी ब्रोकर्स टू ब्रोकर डिपेंड करता है, ठीक है। जब ए बुक और होता है तो वहाँ पे कुछ सिस्टम और होते हैं, सिनेरियोज और होते हैं, पोजीशंस डिफरेंट तरीके से मैनेज हो रहे होते हैं। उसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत टफ, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। लेकिन जब आप बी बुक पे जाते हैं तो वो जस्ट एक बटन होता है कि जिससे आप अगले को अलाउ कर देते हैं कि बड़ी पोजीशन ले सके, दैट्स इट। क्योंकि सारी पोजीशन आपके पास है, अगला 1 खोले, 100 खोले, 200 लॉट खोले, डजेंट मैटर। तो लेवरेज बेसिकली होती है एक अपॉर्चुनिटी जो कि आपको दी जाती है ब्रोकर की तरफ से, और वो आपको कहता है कि आप इसके ऊपर पोजीशन खोलो। अच्छा जी, बीच में हमारे कैमरास जो है हीट कर गए थे और इस टाइम पे मेरे डिस्कशन ये कर रहे थे कि लोगों की आंखें फड़क रही हैं और मेरा गाल फड़क रहा है, और चैट जीपीटी से पता किया तो पता चला जी नींद की कमी है। अच्छा, तो चलते हैं जी, आप कहाँ पे थे? लेवरेज के ऊपर हम बात कर रहे थे। अच्छा, लेवरेज बड़ा सिंपल है कि मेरे ख्याल से स्टार्ट से कर लेते हैं दोबारा से बात एक दफ़ा। लेवरेज बेसिकली जो कर्ज़ की सूरत में आप कहते हैं ना कि उसको कर्ज़ की सूरत में लिया जाता है, लेकिन लेवरेज कर्ज़ होती नहीं है, ठीक है। कैसे कर्ज़ नहीं होती? देखें, जो भी बैंक आपको कर्ज देता है तो कर्ज देने के ऊपर वो आपको पैसे देता है, फिर उसके ऊपर सूद चार्ज करता है, बिल्कुल, ठीक है। कोई भी बंदा भी देता है तो ज़्यादातर यही होता है कि सूद लेता है ताकि उससे प्रॉफिट हो। हाँ, दुनिया का जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो भी इसके ऊपर ही चल रहा है, ठीक हो गया। अब जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर होता है वो लेवरेज कर्ज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है आपकी पोजीशन साइज को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। कर्ज इसलिए नहीं होता है कि देखें ब्रोकर ना आपको कुछ देता है ना कुछ लेता है,
बिल्कुल अब ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाना कि ये कर्ज़ है और वो लॉस के अंदर साथ नहीं होता और प्रॉफिट के अंदर साथ होता है। सबसे पहली बात ये कि ब्रोकर प्रॉफिट भी नहीं लेता प्रॉफिट आपसे। भी नहीं लेट्स लेता। सपोज आपने लेवरेज लेके 1:500 की लेवरेज लेके प्रॉफिट किया, तो ब्रोकर आपसे कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं या कुछ भी नहीं लेगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ब्रोकर में भी डिपेंड करता है कि वो ए बुक कर रहा है बी बुक कर रहा है। अगर तो ए बुक कर रहा है तो फिर लेवरेज की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अगर बी बुक कर रहा है तो फिर तो एक ही Same, डेफिनेशन है भाई बिल्कुल। कि वो आप एक लॉट खोलें उसके लिए तो वो भी एक ही चीज़ है, एक ही उसके लिए चीज़ है, 200 उधर लॉट खोलें leverage है, तो बिल्कुल। उसने सारा कुछ अपने पास ही होल्ड करना है। ठीक है, तो लेवरेज का कॉन्सेप्ट असल में मिसअंडरस्टूड है। लेवरेज कभी भी कर्ज नहीं होता। ठीक है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि देखें कर्ज क्या होता है कि आपके बैलेंस में वो चीज़ ऐड होती है। लेट्स सपोज आपको $100 का अकाउंट है, 1:500 का क्या मतलब है कि आपको 500 गुना की लेवरेज मिल रही है, बाइंग पावर मिल रही है। लेकिन क्या 500 गुना ज़्यादा अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर ऐड होती है, नज़र आती है? नहीं, सिर्फ बाइंग पावर मिलती है। Buying तो power मिलती लेवरेज बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब इसके ऊपर जो फॉरेक्स मार्केट है इसके ऊपर कोई फंडिंग फीस या कुछ इस तरह के इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। स्वैप फ्री अकाउंट भी होते हैं। ठीक है, स्वैप भी एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो एक डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है, उसको फिर वैसे इंशाल्लाह मैंने फिर कभी डिस्कस करेंगे। किया हुआ है। बिल्कुल। और आप बताएं और क्या सवालात लेके आए? दूसरा सवाल ये है पोजेशन का ठीक कि अब जो भी फॉरेक्स में नया आ रहा है इंसान, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि इसके अंदर पोजेशन नहीं है, जैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर नहीं है, सेम इसके अंदर भी नहीं है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मार्केट में पहली बात कोई ट्रेड करने आता तो पोजीशन लेता ही नहीं। सबसे जो बेसिक चीज़ होती है, लेट्स सपोज मैं अगर ट्रेड करने जा रहा हूँ तो मुझे फिजिकल डॉलर नहीं चाहिए। मैं जस्ट चाहता हूँ कि मेरे डॉलर वहाँ पे और मैं पैसे बनाऊँ विद द मतलब प्राइस मूवमेंट। ठीक हो गया, बिल्कुल। मतलब मेरी प्रेडिक्शन अच्छी है, वो सारी ट्रेडिंग उसके अंदर आ जाती है नॉलेज के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये कि पोजीशन का यहाँ पे सीन ये होता है कि अब मिसाल के तौर पे बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर पोजीशन आपके पास क्या है, मतलब बैंक ही उसका जिम्मेदार है बिल्कुल, ना। बैंक ऐसे ही ब्रोकर मिनी बैंक होता है और वो कहता है कि भाई जान मैं ज़िम्मेदार हूँ। बिल्कुल मिसाल के तौर पे आप एचबीएल की एग्जांपल ले लें। ठीक है, एचबीएल के पास कितने पैसे होंगे, कितना टर्नओवर होगा या क्या सीन होगा, उसको अगर आप किसी बड़े एलपी के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप उसके साथ ट्रेड करें तो एचबीएल अगर आपको ये मतलब जिम्मेदारी उठा रहा है कि भाई ये पैसों का मैं जिम्मेदार हूँ, वो ज़्यादा अथेंटिक है या फिर वो इतनी बड़ी बला जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, बिल्कुल तो वो ज़्यादा फिट चीज़ है या फिर वो ज़्यादा अथेंटिक है। तो अगर आप इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं तो इसके ऊपर भी यकीन कर सकते हैं। अगर इस तरह से जाएंगे तो पूरा बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी फ्लॉज निकल के आएंगे। बिल्कुल। होता क्या है कि हमारे पास नॉलेज नहीं होती। ठीक है, नॉलेज की कमी होती है। अभी जो जिस तरह से दुनिया के अंदर जदत आती जा रही है, हमारे मुफ्तियाने कराम बहुत पीछे है। ठीक है, बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं किसी को टोंट नहीं मारा, बट बात यह है कि ये हकीकत है, रिसर्च नहीं करते। अगर कोई मुफ्ती मतलब कोई भी आगे फतवा दे कि यार फॉरेक्स हराम है और उसके पास नॉलेज हमसे ज़्यादा हो तो फिर समझ आता है कि नहीं यार इसके अथेंटिक ना, लेकिन वो सिंपल ही बात पोजीशन नहीं है। तो पोजीशन तो फिर आप मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या पोजीशन है, कि ये एक नोट है, ये भी एक जेली नोट है। फेड करेंसी इटसेल्फ कोई चीज़ कोई वर्थ नहीं है, पेपर है। ठीक है, उसके ऊपर यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैक करती है तो उसकी वर्थ 100 रुपये है या 5,000 रुपये है या 10,000 रुपये है। ठीक है, जो भी वट एवर जो प्राइस है। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट ही बना रही है तो वो भी तो मिनी गवर्नमेंट की तौर पे चीज़ आती है। इस टाइम पे दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? जेपी मॉर्गन नहीं कंट्रोल कर रहा, क्या क्या कहते हैं ब्लैक रॉक नहीं कंट्रोल कर रहा। तो जब ये इदारे खुद अपनी एक्सचेंजेस बना के या फिर इनके नीचे जो एक्सचेंजेस होती हैं बैक्ड बाय देम या बैक्ड बाय रेगुलेशंस, वो कह रही हैं कि हमारी गारंटी है, तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं मानते? बिल्कुल, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि वो कभी भी ये चीज़ नहीं कहते कि भाई आप गोल्ड ले लो, हम ट्रक जो है ना आपके घर में भिजवा देंगे। तो अगर आपने ट्रक लेने तो आप फिजिकल जाके लो। ठीक है, फिर उसके अंदर लेवरेज नहीं होगी, उसके अंदर फिर आपका तरीक़ाकार और होगा, वो बड़ा फिर मुश्किल है। अब आप एक और चीज़ देखें ना, समुंदर पार मैं एक ब्रोकर के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो तो उधर से मुझे शिप भेजते कितना टाइम लगेगा? ठीक है, मैंने तो ट्रेड 2 घंटे के लिए खोलनी है। 2 घंटे के लिए मैं बोलूँ नहीं 19 दिन मैं तेरा वेट करूंगा, तू भेज मुझे उसके बाद। तो ये मैथ्स टेक्निकली इम्पॉसिबल है इस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। तो इस फाइनेंशियल सिस्टम को हमारे मुफ्तियाने कराम को समझने की ज़रूरत है और इसको स्टडी करें। तो बाकी देखें, मिसाल के तौर पे सल्तनत उस्मानिया का सवाल है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? छापा सिस्टम से, प्रिंटिंग प्रेस से। रिसर्च नहीं की गई, रिसर्च नहीं की तो फिर क्या हुआ? एट दी एंड जी ये हराम है, हराम कह दिया कि आज वो हलाल है। यूट्यूब पहले हराम था ना, हराम था, आज रिसर्च हुई तो आज हलाल है। अब अगर कोई इनसे ये नहीं पूछता कि भाई आपने क्यों हराम कहा था और आज क्यों हलाल है, तो आपने पहले क्यों नहीं रिसर्च की? तो बात यह है कि रिसर्च बेस्ड बात हो तो फिर मेरी असल में 2-3 तल्ख कलामी हुई है, इस वजह से मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करता। मैं हज करने गया, मेरी एक उसके अंदर छोटे मुफ्ती के छोटे भाई थे और वो पैनल के अंदर लाइक शागिर्द थे, जो पैनल होता है इनका जो फतवा देते हैं। अब मुझे उसका नाम भूल गया, मैं थोड़ा सा गलती होगी तो माजरत। तो
हज मैं कर रहा था, उससे मैंने कहा कि यार फॉरेक्स ना हलाल है, तो कहता है जी क्यों, मैं लेवरेज इसके अंदर होती है, ये हराम है। मैं कहा जी लेवरेज तो ये होती है, कहते नहीं लेवरेज ही होती है। मैंने कहा ये आपको किसने कहा लेवरेज तो ये होती है, वो आप वाली बात कर रहा था। बिल्कुल। मैं कहा इसमें ये कॉन्सेप्ट गलत है, कहते नहीं हराम है। मैं कहा जब आप कह रहे हैं कि लेवरेज गलत है तो लेवरेज तो सही है, मैंने आपको प्रूव कर दिया, तो फिर कैसे हराम है? नहीं नहीं हमने कह दिया, तो आपको दीन की नॉलेज नहीं है। उसने मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बताई, मैं चुप हो गया। अब देखें, आप मुझसे फॉरेस्ट की बात करेंगे तो मैं फॉरेस्ट की बात आप मुझसे फिर नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक जाहिर है? सी बात। फिर मैं आपको बोलूँगा कि ये ऐसे है तो ये ऐसे है, मैं आगे से डिबेट करूँगा। बिल्कुल। जब आप सारी हदीस की किताबें खोलेंगे और फिर कुरानी आयत से मतलब कोई भी चीज़ बताएंगे, तो मैं वहाँ पर फंस जाऊँगा ना। फिर बिल्कुल। आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले गए। मिसाल के तौर पे बात लेवरेज की हो रही है और बात आप कर दें कि मुफ्ती के आगे कोई बात नहीं की जाती, तो फिर बंदा क्या जवाब दे? जाहिर सी बात। ऐसे ही मेरे साथ दूसरा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, कॉल आई मुझे, फॉरेक्स हलाल हराम जी, फॉरेक्स हराम है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा क्यों हराम है, ये वजह है। मैं कहा ये इस वजह से हराम नहीं है, मतलब ये आपकी वजह इधर से काउंट, मैंने हराम होने का हलाल होने का फतवा नहीं दिया ना, मैं अभी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय रख रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो इस तरह से इनवैलिड हो जाती है आपकी बात। नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं बात करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके बाद कभी किसी मुफ्ती साहब, मतलब काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, किसी से बात नहीं की। मतलब बात करना ही ठीक नहीं है कि जब वो इसके ऊपर रिसर्च नहीं करना चाहते। मैंने तारिक मसूद साहब को भी एक दफ़ा किसी के थ्रू पैगाम पहुँचाया था कि हम बात, वो कहते हैं हम बात ही नहीं करना चाहते इसके ऊपर। मतलब टॉपिक शायद ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, और मैं खुद भी इस टॉपिक से भागता हूँ भाई। कोई फायदा नहीं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आती है, आप करें, नहीं समझ में आती आपने अपनी कब्र में जवाब देना है, हमने अपनी कब्र में जवाब देना है। आप हमारे लिए नहीं मतलब वो हो सकते। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मुफ्तियान कराम की बिल्कुल कतन इसमें बात नहीं करा। लोगों की, जो लोग फतवा लगाते हैं कि ये तो हराम काम कर रहा है, तो आप अपने आपके लिए हराम है, आप हराम करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, आपने अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? नॉलेज के बाद अगर आप ये कहते हैं, अब मिसाल के तौर पर देखें, अगर आप सिर्फ फिएट करेंसी को देख लें, वो क्या है? वो खोखली है इटसेल्फ, वो खोखला सिस्टम है। उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट कहती है हम बैक कर रहे हैं, दैट्स इट। आज गवर्नमेंट सिर्फ एक ट्वीट ही कर दे कि भाई जान हम बैक नहीं करते इस नोट को, तो आपके अरबों रुपए खत्म। बिल्कुल, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट हो नहीं सकता ये, लेकिन होना चाहे तो हो भी सकता है किसी हद तक, ठीक है? या फिर ये समझ लेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके पीछे कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। जैसे गोल्ड है, उसकी एक इटसेल्फ एक इंसेंट्रिक वैल्यू है, ठीक है? इंसेंट्रिक वैल्यू जब होती है किसी भी चीज़ की, तो उसकी वर्थ होती है ना। अब नोट की सिर्फ ये है कि भाई बैक कर रही है तो गवर्नमेंट, दैट्स इट। बिल्कुल, तो वो गवर्नमेंट बैक्ड चीज़ें हो जाती हैं। तो इटसेल्फ इस टाइम पे दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बड़ा मतलब अजीब है। ये तजाली सिस्टम के अंदर आप समझ लें कि तजाली सिस्टम ही है, टू बी ऑनेस्ट। आप स्टॉक मार्केट को देख लें, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, उसके अंदर भी तो फ्लक्चुएशन से पैसे बनते हैं ना। बिल्कुल। क्या आप क्या कहते हैं, वो पकड़ के हैवल उठा के लेके आते हैं, सासगार का शेयर लेते हैं, क्या वो हैवल के टायर आपको मिल जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। वो भी तो आपको पेपर ही देते हैं कि ऑनरशिप है, दैट्स इट। बिल्कुल। यहाँ पे ब्रोकर भी तो आपको कह रहा है कि भाई मैं, आप ना करें ना बी बुक ब्रोकर के वाले के साथ, आप अपनी रिसर्च करें, आप जाएँ, आप अच्छे एलपी के साथ ट्रेड करें, आप एलमेक्स के साथ अकाउंट खुलवा लें, ठीक है? आप जाएँ, आप किसी ऐसे इदारे के नीचे आ जाएँ, ऐसे या क्या कहते हैं जो भी इदारे होते हैं रेगुलेशंस वाले, मेरा नाम इस टाइम पे जहन से निकल रहा है, तो आप इनके अंडर आ जाएँ, ठीक है? आप इनके अंडर जाके जो भी रेगुलेशंस वाले ब्रोकर हैं उनके ऊपर ट्रेड करें, फ्यूचर्स के ऊपर ट्रेड करने चले जाएँ, आपको इतना ही अगर इशू होता है। लेकिन ये चीज़ कहना कि इटसेल्फ भी चाहे सारी चीज़ें हराम है तो ये इनवैलिड हो जाती है। आई होप कि अब सारी चीज़ें आपकी क्लियर। बिल्कुल। इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने कभी नहीं दी वैसे इस चीज़ अच्छा, इसके साथ आप ये मतलब एग्री करते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो भी जो है वो इसी में आती है? हाँ बिल्कुल, मैंने तो इसके ऊपर बोल्ड स्टेटमेंट दी हुई थी नादर अली के पॉडकास्ट में भी, अगर आपने देखी हो तो। मैंने कहा था फ्यूचर ट्रेडिंग हराम होती है, फंडिंग फी चार्ज। देखिए फॉरेक्स के अंदर क्या आपके पास स्वैप फ्री अकाउंट होते हैं, बिल्कुल, ठीक है? लेकिन उसके अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ है मेरे ऊपर बड़े मतलब मैं आज इसको भी क्लियर कर देता हूँ। मेरे ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगते हैं कि यार ये बंदा कहता है हलाल हराम और इसके फंडेड अकाउंट्स में स्वैप इकट्ठा होता है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि फंडेड अकाउंट्स के डायनामिक्स क्या होते हैं। वैसे तो हमारी 2 पॉडकास्ट हैं नुमान इकबाल के साथ, दानिश भाई के साथ हो चुकी है, और वो इस पॉडकास्ट से पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, तो उसके अंदर बड़ी डिटेल में बात हुई है फंडेड अकाउंट्स के ऊपर। तो फंडेड अकाउंट्स काम किस तरह से करते हैं, ठीक है? आप सिंपल उसको, जो हलाल का फतवा उसके ऊपर आया हुआ है कि वो एक कंपटीशन होता है, उसके अंदर ट्रेडर पार्टिसिपेट करते हैं, विनर गेट्स द मनी और लूज़र लूज़ कर लेगा, दैट्स इट। इस तरह से वो चीज़ हलाल की गई, ठीक हो गया। अब इसी सेंस में अगर आप चले जाएँ तो डेमो अकाउंट में स्वैप किस चीज़ का यार, मैं फेज़ 1 का अकाउंट में ट्रेड कर रहा होता हूँ, उसमें स्वैप लगे ना लगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि यार आपके अकाउंट में स्वैप लग रहा होता है या ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो ये इनवैलिड बात होती है। अब डेमो अकाउंट में स्वैप लें दें डजंट मैटर, वो जब कनेक्टेड ही नहीं है रियल मार्केट के साथ तो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से।
तो ये मैं फेज़ 1 फेज़ 2 के अकाउंट की बात करूँ। उसके बाद लाइव अकाउंट में आप स्वैप फ्री अकाउंट ले सकते हैं। वैसे तो मेरी ज़्यादातर ओवर होल्डिंग नहीं होती है डाइट की, लेकिन कभी होती भी है तो मैं उसको इसी तरह से कंपटीशन की नीयत से लेके चलता हूँ। तो मेरी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इवन मुझे प्रॉप अगर ए बुक कर रही है, इवन बी बुक कर रही है, डजेंट मैटर, मैं एक और मतलब सोच रहा होता हूँ चीज़। अच्छा, अब जैसे बहुत सारे एशियंस, पाकिस्तानी, इंडियन सब बहुत सारे हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा मिडिल क्लास फैमिली वाले जितने भी होते हैं कोशिश करते हैं कि हम कोई सोर्स ऑफ इनकम कर लें, ठीक है। $100 से $200 से वो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अक्सर लोग, आपने देखा होगा हर जगह इंस्टा पे यही चल रहा होता है कि आप $50 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, 200 से। देखिए, गैम्बलिंग कर सकते हैं $100 से, $200 से, वेल्थ नहीं जनरेट कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जो लॉन्ग टर्म है वो वेल्थ जनरेट नहीं हो सकती, शॉर्ट टर्म जस्ट होगा। मैं आपको इसका बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। $100 वाले, $200 वाले टकरे ना हमारे दीवारों के साथ, ना फ्लिपिंग के चक्कर में जाए। फ्लिपिंग करेंगे, देखें क्या होगा। मेरे जैसे वो इन्फ्लुएंसर होगा, हज़ारों इन्फ्लुएंसर मार्केट के अंदर हैं, उनके एफिलिएट कमीशन बढ़ते हैं और कुछ भी नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। हम भी पिच करते हैं कि आपके $100 हैं, आप सिग्नल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है कि लाख में से शायद एक बंदा हो शायद जिसने $100 से करोड़ रुपये बना लो। एक बंदा भी लिटरली मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। वेल्थ क्रिएट करने का ट्रेडिंग से एक जो रोड मैप अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये हो सकता है कि आप ट्रेडिंग सीखें, आप डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें, अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करें, 6-7 महीने की हिस्ट्री बनाएं, मेरे जैसे किसी बंदे के साथ अटैच हो जाएं। मैं खुद ही अपॉर्चुनिटी देता हूँ, अगर आपके पास हिस्ट्री, आप बैठो। कल मैंने एक ट्रेडर हायर किया, नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। उसको मैंने 2 हफ्ते के ट्रायल पर रखा हुआ है कि तू 2 हफ्ते ट्रेड करके मुझे दिखा, तेरी रिस्क मैनेजमेंट बस पक्की होनी चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रॉफिट लॉस से मुझे मैटर ही नहीं करता, वो मैं खुद ट्रेडर हूँ, मुझे पता है प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ गेम है। तो मुझे ये गिमिक नहीं चाहिए कि मैं इतना लॉस प्रॉफिट करता हूँ, मैं 20%, मुझे ये बात करनी भी नहीं है जल्दी से भी। 2% प्रॉफिट बना सकते हो 10 साल के लिए, यू आर गुड इनफ, दैट्स इट। तो मेरे जैसे किसी बंदे के पास आप जाओगे तो वो एटलीस्ट आपको कुछ भी ना होना तो $50,000 का अकाउंट ही ले देगा यार, बिल्कुल। ठीक है। एक नहीं तो 10 ले देगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट तो उसको एक को भी पास कर लिया तो आपकी वेल्थ जनरेट होने स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप किसी को, आपको इन्वेस्टर मिल जाता है इस बेसिस के ऊपर, किसी को आप पिच करते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। फिर वो कोई बंदा आपको करोड़ पे देता है, 10 करोड़ देता है, 5 करोड़ देता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। बस ये है कि किसी से उधार लेकर ट्रेड नहीं करना है इसके अंदर। लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं इस बात को भी कि यार मेरी देखे 1 महीने की हिस्ट्री इतनी अच्छी है तो मैं उधार ले लेता हूँ। रियल और डेमो के अंदर बड़ा फ़र्क होता है, बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट। तो इसके ऊपर बड़ी मेंटल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। मैं कहता हूँ कि 2 साल से पहले कोई ट्रेडर बन नहीं सकता, ये बात झूठी है। लेकिन आजकल तो यूट्यूब पे वो कहते हैं कि 1-2 महीने के अंदर आप ट्रेडर बन जाते हैं। 1-2 महीने के अंदर आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, बन नहीं सकते ट्रेडर, सीख सकते हैं। टोटली सीख सकते हैं मीन्स इतनी सीख सकते हैं कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, बस वो सिंगल डबल लेने लग जाए। मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड है? अगर फॉरेक्स ट्रेड, अगर एक बिगनर है उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है बिल्कुल ज़ीरो से, और वो आपकी तरह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है? देखें, टाइम लिमिट तो कोई नहीं होती। मैं आज भी सीख रहा होता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कल मैं एक चीज़ सीख रहा था नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसका एक, इससे नहीं होता कि आपने कितना सीखा है, उसका इससे ताल्लुक़ होता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है। और आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग हुई है, कितनी दफ़ा टेस्ट हुई है। आपको एटलीस्ट 20-25 दफ़ा टेस्ट होना पड़ता है, तब जाके एक मतलब आप कोयला हीरा बनता है। बिल्कुल। तो 20-25 दफ़ा जब आप टेस्ट हो जाते हैं, हार्ड टाइम से मतलब मुश्किल टाइम आता है, गिव अप करने के बड़ी ऐसे दिल करता है कि बस अब ख़त्म कर दूँ, सब कुछ ख़त्म, ये वो। तो इस तरह के हालात है जब डेली आप फाइट करते 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 ये मिटिगेट होती रहती हैं चीज़ें और कम होती जाती हैं। कि एक मिसाल के तौर पे पहले दिन एक इमोशन हिट हुआ और मैंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, वही अगर 1 साल बाद हिट होता है और मैं वहाँ पे इतना कर लेता हूँ कि मैं ट्रेड नहीं लगाता, मैं बाहर चला जाता हूँ। इतनी मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है कि मैं डेस्क से उठ के बाहर चला जाता हूँ, तो दैट मीन्स आई एम द विनर। बिल्कुल। तो आप जीत चुके हैं। तो ये कंट्रोल लाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। लोग, अच्छा ये बड़ी आसान चीज़ है। देखो मैंने क्या बात की कि मैंने एकदम गुस्सा आया, मैंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, और गुस्सा आया तो मैं उठ के बाहर चला गया। कहने में बड़ा आसान है, करने में बड़ा मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल। मैं इसके ऊपर ये है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, बार बार मैं चीज़ कोट कर चुका हूँ, अल्लाह पाक नज़र से बचाए। 2 साल में, पिछले 2 साल में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे सिर्फ इमोशन ट्रिगर हुए थे। वो भी ऐसा कि मैंने उम्रे पे जाना था और बाकू जा रहा था मैं फैमिली के साथ, उधर से मैंने उम्रे पे जाना था और बड़े खुश थे कि हम उम्रे पे जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, सारा सीन। और उसके बाद क्या होता है, बीच में वो थोड़े से मसले मसाइल हो जाते हैं एजेंट की वजह से। तो मुझे गुस्सा आया, मेरी ट्रेड लगी हुई थी और वो मैंने ट्रेड में पोजीशन ऐड कर दी। मैंने कहा फक इट, इधर का लॉस इधर से रिकवर करता हूँ। वो हालांकि कुछ भी लॉस नहीं था, मतलब $1000 नथिंग यार, टू बी ऑनेस्ट। तो वो $2.5 लाख का अकाउंट था, 18 महीने हिस्ट्री वाला, उसमें $4,000 का एस एल, 4,000 ऐसे $12,000 हो गया। बड़ा गुस्सा आया और तब चढ़ी। फिर खैर वो टूर भी कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद वो अकाउंट ब्लो हो गया।
वो उधर से नीचे आते 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 ब्लो हो गया। वो मार्जिन मैंने इतना लिया, पहली दफ़ा मेरा वो अकाउंट इतना ड्रॉडाउन में गया था, लेकिन खैर इट इज़ व्हाट इट इज़, अकाउंट फंडेड अकाउंट छूटते रहते हैं। लेकिन उसके अंदर मैंने 18 महीने की हिस्ट्री बनाई थी। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर किसी के पास होगी कि एक ही अकाउंट के अंदर प्रॉपर ट्रेडिंग, ये नहीं कि एक छक्का छक्का मारा तो 40-50 हज़ार डॉलर बना लिए या 10,000 बना लिए, 10 अकाउंट 20 अकाउंट 40 अकाउंट उड़ा के, तो उस तरह से नहीं था। एक ही अकाउंट ख़रीदा और उसके ऊपर प्रॉपर हिस्ट्री बन रही। और फ़ेज़ 1 उसका क्लियर करने में मैंने तकरीबन कोई 2.5 महीने लगे थे, और फ़ेज़ 2 मतलब 165 ट्रेडें थी फ़ेज़ 1 क्लियर करने में, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक एक ट्रेड। तो डिसिप्लिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है, एफर्ट से आता है, बार बार एफर्ट करते रहते हैं, हैबिट्स बिल्ड होती रहती हैं। इन दी एंड आप एक अच्छे समझ लें डिसिप्लिन वाले बंदे बन जाते हैं। अच्छा, आपको मतलब आप क्या समझते हैं कि हमें फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाहिए, या फिर हमें बस ठीक है जो हमारे पास पैसा है हम उसी से ट्रेड करते रहें? बहुत देखें, फंडेड अकाउंट्स जो हिस्ट्री है फंडेड अकाउंट्स की, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मैं एक बात हमेशा से करता हूँ कि वकास से मत ना होता, फंडेड अकाउंट्स ना होते। लेकिन ये बात भी करता हूँ कि माई फॉरेक्स फंड बंद हुई, TFT बंद हुई, बेस्पोक बंद हुई, पता नहीं 8 कैप फंडिंग, पता नहीं कितनी फर्म्स, सॉरी 8 कैप फंडिंग तो वो ब्रोकर था जो खबर देता था, पता नहीं कितनी फर्म्स बंद हुई। ई एड भी थी, बल्कि ई एड मेरे ख्याल से चल भी रही है। ऐसी फंडिंग टैलेंट थी, और वो 2-3 और इस तरह की फर्म्स थी, फंडिंग इंजीनियर वगैरह। तो ये सारी रॉकेट 21 बंद हुई है ना। बिल्कुल। तो अब मिसाल के तौर पे आप एक ही फर्म के अंदर अकाउंट लेते हैं और बंद हो जाती है, फिर इसीलिए मैं डिफरेंट फर्म्स को प्रमोट करता हूँ, और डिफरेंट फर्म्स के अंदर खुद भी अकाउंट रखे हुए हैं। ये नहीं कि मैंने नहीं रखे हुए, मैंने हर फर्म के अंदर अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ कि ये उड़ गई तो ये तो है, ये उड़ गई तो ये तो है, ये तो है। तो ये मैंने अपने लॉसेस से सीखा है। लेकिन आप तो ये अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। एक नॉर्मल बंदा, एक जो मिडिल क्लास मतलब वो ये देखो, उसके लिए तो फिर सर्वाइवल मोड है ना, डू एंड डाई है उसके लिए। मतलब अकाउंट उड़ भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता फिर? बिल्कुल ठीक है, अकाउंट उड़ भी तो सकता है ना। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये होती है कि लेट्स सपोज आपने अकाउंट ले लिया, लेट्स सपोज एक मिडिल क्लास बंदा, उसके पास $50,000 का अकाउंट लेने वाला था, तो वो बेवकूफ़ है कि $50,000 वाला अकाउंट लेगा। वो स्टार्ट करे $5,000 वाले अकाउंट से, ताकि उसके पीछे बैकअप हो। वो उड़ जाता है, वो फर्म भाग जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो फर्म भागे ना भागे, उड़ने के ज़्यादा उसके चांस हैं। तो जब वो उड़ने ही था तो फर्म भी भागे, तो कौन सा मसला है? फर्म भागी, इसको इतनी बड़ी वबेला नहीं बनाना चाहिए कि फर्म भागी। देखो ये भी बिजनेस है, बिल्कुल। उनके एंड से देखो, अगर वो लॉस में तो बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे ब्रोकर थोड़ा सा लेट होते हैं शट डाउन, ठीक है, और ब्रोकर के अंदर वो थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं। फर्म के पास इतनी ज़्यादा मार्जिन नहीं होता प्ले करने के लिए। अगर आप P-book सिस्टम्स के अंदर प्रॉपर अगर डीप डाइव करें, मैं सिर्फ आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। तो फर्म भागना एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप डाइवर्सिफाई करते हैं। ऐसे ही मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अगर आप $1 मिलियन किसी ब्रोकर में डालें, जैसे XNS कोई भी ब्रोकर आगे पीछे है, तो ये लायबल नहीं होते कि वो $1 मिलियन वो आपको वापस देंगे। ये किसी भी इदारे के नीचे नहीं आते, ये किसी से भी रेगुलेटेड नहीं है। अगर हैं भी तो पाकिस्तान में इसकी कोई रेगुलेशंस लगती नहीं है। बिल्कुल। तो आपने बड़ा सिक्योर होकर चलना पड़ता है। आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें कि वही बात है कि नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। लेट्स सपोज आई हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 लाख, तो $20,000 के मैं फंडेड अकाउंट खरीदता हूँ, तो वो भी डिफरेंट फर्म के। $10,000 के खरीदूंगा, $10,000 बैकअप में, $50,000 में 5 ब्रोकर में, 4 ब्रोकर में, 2 ब्रोकर में डाइवर्सिफाई कर दिया, 25-25 2 में कर दिया अच्छे ब्रोकर्स में। उसके बाद 20-30 बच गया, उसको बैकअप के लिए रख लिया। तो इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ता है एज एन, समझ लें कि ट्रेडर, क्योंकि ये मार्केट्स कहीं भी रेगुलेटेड नहीं है जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। हाँ, इसके ऊपर टियर जो होता है वो रेगुलेटेड है, उसके अंदर आप जाएंगे तो प्रॉपर रेगुलेशंस होती हैं, लेकिन उसकी एक्सेस बदकिस्मती से हमारे पास होती नहीं है। जिधर की एक्सेस हमारे पास है तो वो प्रॉपर रेगुलेटेड नहीं है, तो हमें बड़ा मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलना पड़ता है। तो कहीं भी ये नहीं है कि हम आ जाएंगे और इसके अंदर डालेंगे और वो भागेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर एक नॉर्मल बंदा है, एक मिडिल क्लास बंदा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है हमारी जो मतलब जितने लोग हैं उनके पास कितने पैसे हैं, ठीक है, नॉर्मल एक मिडिल क्लास बंदा है, वो आता है फॉर एग्जांपल फॉरेक्स के अंदर और इस सोच से आता है कि मैं पैसा कमाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले वो फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ईच एंड एवरीथिंग सबको वो सीखता है, ठीक है, प्रॉपरली, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, आपके मुताबिक जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब सीख लेता है, ठीक है। वो लॉस भी करता है, उसके बाद वो प्रॉफिट स्टार्ट करता है, वो एक फंडेड अकाउंट लेता है, ठीक है, ब्लो करता है, आगे चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ऑन एन एवरेज वो इंसान कितना अर्न कर सकता है मंथली एक सबसे छोटे फंडेड अकाउंट से? अच्छा, वैसे पॉडकास्ट मैंने करनी थी, पॉडकास्ट वही वैसी बात होगी, पॉडकास्ट स्टार्ट होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखें, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। सबसे हम ये कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन कितना अर्न कर सकता है।
कितनी कैपेबिलिटी है, तो कैपेबिलिटी इज़ इनसेन, डिपेंड्स ऑन हिज रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कैपेबिलिटी। एक बंदा है जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेता है, जैसे आपने नुमान इकबाल की पॉडकास्ट देखी हो तो उसके अंदर दो चीज़ें देखें हैं। एक, वो बंदा सीधा आगे बोलता है मेरे अंदर रिस्क लेने का जिक्र है, इस वजह से मैंने कमा लिया, ठीक है, रिस्क है तो इश्क है, वो वाली उस फंडे पे चलता है। दूसरा ये है कि उसके मुताबिक वो किसी स्ट्रैटेजी पे काम ही नहीं करता, उसके मुताबिक कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती और वो सिर्फ उठता है, उसको लगता है बाय है तो बाय करता है, और अगर सेल है तो सेल। अगेन उसके पीछे 12 साल का उसकी मार्केट का एक्सपीरियंस है कि वो मार्केट देखता है। तो जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो उधर हमें अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि सबसे पहले उसकी रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे अकाउंट से आप पर मंथ कितना कमा सकते हैं डिपेंड करता है कि आप कितने एग्रेसिव जा रहे हैं। कोई बंदा एग्रेसिव जाता है एकदम से वो $10,000 कमा लेता है $5,000 के अकाउंट से, दैट इज़ इवन पॉसिबल। तो मैं कैसे इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कितना कमा सकता है? हाँ, नहीं नॉर्मल, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल वो नॉर्मली चले, जैसे बहुत एक्यूरेसी के हिसाब से चले और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करे, तो उस हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि ये एक एम्पायर बिल्डिंग होती है, एक प्रोसेस होती है फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेड करना। अगर आप इसको एज अ सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाएं, जैसे लेट्स सपोज हमारे अपनी कंपनी के अंदर कोई 15 एक सिस्टम्स हैं जिससे हमारी छोटी मोटी अर्निंग होती है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट रेफरल का भी है जो फंडेड अकाउंट से हम कमाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। उसके अंदर छोटा सा पार्ट IB कमीशन भी है, जो महीने का हमारा $2,000 बनता है, $1,000 भी नहीं। मैं आपको अभी बिहाइंड द सीन दिखा भी दूंगा, अभी हमने स्टार्ट किया। उसके अंदर ही ये फंडेड अकाउंट्स के एक है, उसी के अंदर की ब्रोकर अकाउंट और सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये सिस्टम्स होते हैं। तो अब ये सबसे पहली गलती होती है कि हम एक ही सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले अगर आप फंडेड अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो फंडेड अकाउंट का सिस्टम को आपको मेच्योर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक फॉर इंस्टेंस कि आपने एक अकाउंट पास किया, उसके पीछे दूसरा खड़ा किया, तीसरा खड़ा किया, वो एक एम्पायर खड़ी हो जाती है आपकी। फिर उसके ऊपर आप किस रिस्क मैनेजमेंट से चलते हैं वो डिपेंड करता है। अगर मेरी बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे के पास, जो भी एक अच्छा ट्रेडर है, उसके पास एटलीस्ट $3 से $4 मिलियन फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, और वो मंथली उसको $50,000 से $60,000 कमाने चाहिए मिनिमम भी, ये मेरी मिनिमम है। तो ये, लेकिन अगेन इसको खड़ा करने में एटलीस्ट आपका टाइम लगेगा 1.5 से 2 साल। अगर इतना पेशेंस है, सुकून से खड़ा कर सकते हैं, खड़ा होने में कोई मसला ही नहीं है, खड़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो आप प्रॉफिटेबल हैं, हर दफ़ा प्रॉफिटेबल रहते हैं? टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं होती प्रॉफिटेबल रहने के लिए। सिर्फ एक डिसिप्लिन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि अल्लाह से कभी भी पैसे ना मांगे, अल्लाह से बड़ा दिल मांगे, अब पेशेंस मांगे, सब्र मांगे, और सबसे बड़ी जो एक इंसान के अंदर काबिलियत होती है वो सब्र की होती है। देखिए, प्रॉफिटेबल रखने के लिए आपको सब्र सबसे ज़्यादा चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके एसएल पैसे लेट हो रहे हैं, वहाँ पे सब्र कि बस ठीक है, बिल्कुल हो रहे हैं तो मार्केट का मतलब पार्ट है, पार्ट ऑफ गेम है। मेरी लाखों ट्रेड्स होनी है मेरे करियर के अंदर, ये शायद 20-25 ट्रेड्स हों जो मेरी बहुत ही बुरी हों, ये शायद मैं जब अपने करियर को ऊपर से बैठ के देखूँ तो ये शायद वो मेरी 25 दिन ट्रेड्स हों जो मेरे करियर की सबसे बुरा टाइम था। तो मैं क्यों उसके ऊपर टेंशन ले रहा हूँ? सब्र। तो मिसाल के तौर पे मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सब्र, ठीक है। कहीं भी अपने आप को ना पीछे धकेलना है ना आगे धकेलना है, दरमियान में रहना है। तो ये स्किल होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है। मुझे सीखने में शायद 5 से 6 साल लगे, 7 साल लगे। डिफरेंट लोगों की अपनी कैपेबिलिटी होती है, सिखाने वाले पे भी डिपेंड होता है। हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, ठीक है, वही बात है, असद भाई वाली आती है, 1 करोड़ पे आपके पास आ गया तो करेंगे क्या? बताने वाला कोई नहीं था। तो इसी तरह से बताने वाला कोई नहीं था कि ये इतनी बड़ी पावर है। तो हाँ, हमारे कुरान मजीद ने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि बेशक सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लेकिन उसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब हम उसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जब फेस करते हैं। हाँ, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास उसमें सबसे बड़ा जो वेपन होता है वो सब्र है, दैट्स इट। वो है तो आप प्रॉफिटेबल रहते हैं एट द एंड। देखें, ये ऐसे हो गया कि 2 बंदों ने अकाउंट स्टार्ट किया 100K का, मैंने स्टार्ट किया, एक दूसरे ने स्टार्ट किया। मुझे आप कहते हैं जी इसके पास कोई जादू की छड़ी है और इसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये नॉन प्रॉफिटेबल है और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अब ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर रिस्क लेता है, मैं भी रिस्क लेता हूँ, मेरे 4 एसएल लगते हैं, इसके 4 TP लगते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ये अपने अकाउंट को ब्लो कर देता है। मेरे 4 एसएल लगते हैं, मैं सब्र रखता हूँ, मैं सुकून से ट्रेड करता हूँ, करते करते अकाउंट को ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। दैट्स हाउ डिसिप्लिन वर्क्स। तो यही स्किल होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास। अच्छा, आप सबसे बेस्ट एडवाइस क्या देना चाहते हैं बिगनर्स को जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आने वाले हैं? सबसे पहले तो बेटा ये चीज़ समझ लो कि ये कोई ऐसी मार्केट नहीं है जो गेट रिच क्विक स्कीम है, ये बड़ी ही टफ मार्केट है। समझ लो कि इसके अंदर जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना, वो अपने खिलाफ लड़ना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। इसमें किसी के साथ आपका कंपैरिजन नहीं होता कि मैंने उस ट्रेडर से बेहतर होना है, उससे बेहतर होना है, कुछ भी नहीं, आपने अपने से आपसे बेहतर होना है। दूसरी बात ये कि रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है कि आपको 2 से 3 साल लगते हैं ट्रेडर बनने के लिए।
और एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर दूसरे से जीतता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका पहला साल है ट्रेडिंग में और फिर चौथा साल है, जो जब आप कंपेयर करेंगे इसके साथ ही, तो आपकी मार्केट के अंदर बड़ा एक्सपीरियंस बढ़ चुका होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर अबूर हासिल होगा। आप मतलब 1000-2000 ट्रेड्स ले चुके होंगे या 10,000 ट्रेड्स ले चुके होंगे, तो वो ये सारी चीज़ें एज अ होल इसके अंदर एडिशन आता है, मतलब आपके सक्सेस को बढ़ाती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ को समझना, और दूसरी बात ये समझनी है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करना। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आता है एफर्ट से, तो ये डेली एफर्ट करना पड़ता है आपको। मेडिटेशन डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेट में रहना पड़ेगा, पैनिक मोड, अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको कि कहाँ पे आप ट्रिगर हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहे। जैसे लेट्स सपोज रात को हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, तो लिटरली जब मैं ऊपर वाले मतलब छत पे, रूफ टॉप पे सारे थे लड़के, कोई 12 लड़के थे, और सारे मतलब कोई लेटा हुआ, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी के ब्लड फ्लो बिल्कुल ख़त्म हुआ, और सारे पैनिक हुए, एक क्योस क्रिएट हुआ। तो सारे एक उधर लगे, तो मैं एकदम से, मैं खुद पैनिक हुआ फॉर द सेकेंड या फॉर अ मिनट। तो एकदम से मैंने अपने आप को सिस्टम से बाहर निकाला। मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं पैनिक हो रहा हूँ, और मुझे समझ आया कि यार ये सारे पैनिक हुए हैं, अगर मैं भी यहाँ पे पैनिक कर गया तो कोई मतलब केओस टोटल होगा, और वो सिस्टम हो जाता है। बाकी ये कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये है कि वो उस जगह पे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं उस सिस्टम से निकला, मुझे समझ में आया कौन क्रिटिकल है ज़्यादा, कौन ये है। मैंने उसको आइडेंटिफाई किया। एक जो ज़्यादा क्रिटिकल था लड़का, उसको हम उठा के नीचे तक लेके गए, दूसरों को चलाया, नीचे आए, 1122 की गाड़ी में बिठाया, 2 को लिटाया, और बाकी अपनी गाड़ी में बिठाया, हम लेके गए। रस्ते में एक और लड़का ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उस सारी सिचुएशन को उस टाइम पे सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट में रह के डील किया, कि ना कि माइंड हाईजैक हो जाना। तो ये दोनों डिफरेंट स्टेट होती हैं, कि जहाँ पे आपका पैनिक क्रिएट हुआ, केओस आया, वहाँ पे आपका माइंड हाईजैक हो गया। माइंड हाईजैक होने से क्या होता है कि आपकी जो रैशनल थिंकिंग होती है, रैशनल ब्रेन होती है, वो एक्टिवेट ही नहीं होती, वो काम ही नहीं कर रही होती। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप इरैशनल डिसीजंस ले रहे होते हैं पैनिक के अंदर। बस जो मतलब आपके सबकॉन्शियस की मेमोरी होती है उसके हिसाब से आप बस जा रहे होते हैं, गो विद द फ्लो वाला सिस्टम होता है। लेकिन जब आप सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट में होते हैं कि हाँ, यहाँ पे पैनिक है, यहाँ पे मसला है, लेकिन मैं आउटकम को छोड़ के यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ, तो मेरी एज अ ट्रेडर ये माइंडसेट डेवलप हुआ है, इस वजह से मेरा यहाँ पे भी ये काम कर गया। तो ये बहुत जगह पे काम करता है। और मैं आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ इसी माइंडसेट की, सेल्फ रियलाइजेशन कितना ज़रूरी है। एक दफ़ा क्या हुआ कि ज़माना जहालियत में हम रैश ड्राइविंग करते थे। तो मेरा एक दोस्त था, वो अल्लाह उसको खुश रखे, वो रैश ड्राइविंग कर रहा था। तो मैं उसके साथ बैठा हुआ, मैंने कहा यार तू ना करना, बल्कि मैंने उसको खुद किया, मेरी अपनी गलती। एक डाले वाला क्रॉस मार के गया, मैंने कहा यार इसको क्रॉस मार। तो वो उसने तेज़ चला ली, जैसे ही तेज़ की उसने 2 कट मारे, मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसे हुआ कि यार ये कट इसने ना गलत मारे। लेकिन वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे उसको रोकना भी बनता नहीं था। वो मतलब मैं उसको बोलता तो वो और पंप हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और टांग के ऊपर टांग रखी लिटरली, और मैंने कहा कि अब ज़िंदगी भी अपनी, मौत भी अपनी, मैंने रियलाइज़ कर लिया। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, या तो मैं उसको बहुत चीख चला के बोलूँ, लेकिन मैं खुद उस बस के अंदर था कि मैंने कहा बस ठीक है चलते हैं। एकदम से क्या होता है कि गाड़ी आती है और वो गाड़ी को ऐसे कट मारते ऐसे गाड़ी पूरी आधी गाड़ी ने ऐसे उठाई जाती है। लिटरली जितने भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे सबकी चीख निकलती है, और मेरी आंखें भी ब्लिंक नहीं करती। मैं ऐसे बैठा हुआ, बस इसी जगह पे मैं रहा। और जब वो गाड़ी अपनी जगह पे आई तो मैं बिल्कुल ऐसे ना, मैं कहा क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता। मैं कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अगर होने थे तो ठीक है। हाँ, बड़ा स्टूपिड चीज़ थी कि हम इस तरह से इसको लगा रहे होते हैं। ये असल में ये होता है कि आप जब इस तरह का माइंडसेट अचीव कर लेते हैं ना, तो फिर आप कुछ स्टूपिडिटी भी होती है। ऐसे कहते हैं ना, डर ज़रूरी होता है। तो डर अगर आपको नहीं है तो आप फिर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के छलांग मारेंगे, डर ही नहीं है तो डर भी ज़रूरी होता है। इसी वजह से इन चीज़ों के अंदर आपको होना चाहिए कि यार ये स्टूपिडिटी, ऑब्वियसली स्टूपिडिटी नहीं करनी। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि इस तरह का माइंडसेट आप अचीव कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी मिसाल देता हूँ, ऐसे ही मैं और भी चीज़ें कर रहा होता था, और पैनिक के अंदर मैंने मतलब बिल्कुल ऐसे होता, मैं अच्छा कुछ भी नहीं हो, ठीक है, ओके सीन है, कुछ भी ऐसे। बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड या विदाउट ट्रेडिंग, वो हमारी अपनी क्रिएट हुई होती हैं। आप उसको बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है। तो आपका कंट्रोल होता है प्रॉपर। मिसाल के तौर पर मेरा ऐसे लेट हो गया, इतनी सी प्रॉब्लम है। मेरे 10 ऐसे लेट हो गए, इतनी सी प्रॉब्लम है। मेरे 50 ऐसे लेट हो गए, इतनी सी प्रॉब्लम। ओ भाई, आपका कैरियर 1,00,000 ट्रेड्स का हो सकता है, आप इन 50 ट्रेड्स की तरफ क्यों जा रहे हो? गलती से भी हिट होता है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरी 27 ट्रेड्स एक दफ़ा ऐसे लेट हुआ था, 27 ट्रेड आउट ऑफ 31 ट्रेड्स। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 27 या 28 थी या 26 थी, और एक ब्रेक इवन था और 4 टीपी हिट हो जाए टोटल।
मैंने वहाँ पे भी गिव अप नहीं किया था, मैंने वहाँ पे भी अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। और मज़े की बात, जितनी ट्रेड्स मेरी ऐसे लेट हुआ सारी 1% के साथ। मेरी ज़िंदगी का पहला फंडेड अकाउंट जो मैंने इतनी मुश्किलों से पास किया था, उसके अंदर भी जो लाइव अकाउंट था वो 1% इसके साथ उड़ा था, और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस हो गया था मेरे मुताबिक। लेकिन मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा कि वो कुछ भी नहीं, आज मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, मतलब पीनट्स है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो जब भी आप लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजन लें, कुछ भी करें, तो आप बड़ा सोचें और सिस्टम के बाहर से आगे सोचें। जैसे मैं रात की एग्जांपल दी, तो मैं सिस्टम के अंदर नहीं इन्वॉल्व हुआ, ओह पैनिक मैं भी पैनिक हो जाऊँ, इसको पकड़ूँ, वो तो वो मार रहा तो नहीं है, नहीं, मैं सिस्टम से बाहर गया, ऑब्जर्व किया सिर्फ कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये बंदा सीरियस है, ये बंदा सीरियस है, आइडेंटिफाई किया, उसको उठा, खान उसको उठा के ले जा, कासिम साहब इसको पकड़ें, ऐसे करें, मैनेज हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। मैनेज ऐसे भी होना था कि मैं केओस क्रिएट करता और वो ये होता कि हड़बड़ी में कुछ गलतियाँ हो जाती, खुदा ना खास्ता कुछ सीढ़ियों से स्लिप हो जाता, कुछ भी हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंसानी अपनी बनाई होती हैं। मेरे ख्याल से लेक्चर बड़ा होता जा रहा है, इसको कंक्लूड करते हैं। पॉडकास्ट आपकी थी, मैंने करनी थी, मैं होस्ट था यार, आपने तो होस्ट खुद बन गए। और कोई लास्ट में ये है कि अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है तो आपके हिसाब से बेस्ट फर्म कौन सी है पाकिस्तान में इस टाइम, मतलब जो कि आपके हिसाब से कि ये वाली यार ये है, आप इस पे एतमाद कर सकते हैं? अगेन मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ नो वन फर्म। मैं FTMO की आपकी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं FTMO को बहुत प्रमोट किया, बिल्कुल। खुदा की कसम, 1 रुपया कमीशन कभी भी नहीं खाया, 1 रुपया भी नहीं लिया। पूरा 1.5 साल मैंने प्रमोट किया, किसी फर्म के साथ और काम नहीं करता था, क्योंकि मेरे अपने पैसे बन रहे थे यार, मुझे क्या ज़रूरत है प्रमोट करके पैसे कमाने की। और वो अलग एफिलेट करवाते भी थे, तो मैं उस टाइम पता ही नहीं था कि यार एफिलेट से भी चलो पैसे बनते हैं, मेरे जहन में ये चीज़ नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ फिर बाद में क्या हुआ। तो उसके अंदर मेरी एक अकाउंट की 8 महीने की हिस्ट्री, किसी की 6 महीने की हिस्ट्री, किसी की 18 महीने की हिस्ट्री, किसी की 12 महीने की हिस्ट्री, और मैं सारी की चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब ऐसा आप बंदा मुझे बताएं जो बहुत कम होंगे सर, कि मैं दिखा रहा हूँ 3 महीने की हो गया, 4 महीने की हो गया, 6 महीने की हो गया, 8 महीने की हो गया, 10 महीने की, और पोर्टल खोल के सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और FTMO की दिखा रहा हूँ। FTMO एक ऐसी फर्म है जो पाकिस्तान के अंदर एफिलिएशन अलाउ ही नहीं करती, आप कोई एफिलिएट बन ही नहीं सकते। तो FTMO ने एट द एंड क्या किया, मेरा $4 लाख का अकाउंट था, विदाउट एनी रीज़न उन्होंने क्या है कि हम आपके मल्टीपल KYC यूज़ करने के ऊपर बैन कर रहे हैं, अगर आपने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई तो हम आपको सू करेंगे। मैंने कहा बढ़ दे, तुम सू करोगे भैंस की, तुम क्या हो गया। मैंने कहा ठीक है जाओ, मैंने उनको कहा भाई ना करो इस तरह से, लेकिन नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है ओके, दफ़ा हो जाओ। फिर मैंने उनको ईमेल की, ठीक है, कि यार आ जाओ पाकिस्तान वापस, तुम अच्छी फार्म हो, फिर भी वो अच्छी फार्म हो, आ जाओ। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा। मैंने फिर उनको कहा मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ, आ जाओ। उन्होंने उस चीज़ पे भी नहीं आए। मैंने हर तरफ से उनको मतलब किया। फिर आप देखें मैंने फंडेड नेक्स्ट को प्रमोट किया, उससे बाय द वे कमीशन मैंने जनरेट किया। लेकिन कमीशन से ये होता है कि मेरे 4 बच्चे बैठे होते हैं, उनकी तनख्वाहें होती हैं, ठीक है, चल रहा होता है सिस्टम। अपने पास भी ये नहीं मेरे पास नहीं, और मेरे पास भी आ रहे होते हैं, उनके पास भी जा रहे होते हैं, तो उनके एक रोज़गार लगा हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया 72 लोगों की मेरी टीम है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ सिस्टम से चल रहा होता है। अब आप देखेंगे कि 3 बंदे रखे होते हैं या 2 बंदे रखे होते हैं हार्डली इन्फ्लुएंसर ने, और उसके साथ वो लाखों डॉलर कमीशन खा रहे होते हैं। तो मैं जब लाखों डॉलर कमीशन पे पहुंचूंगा ना, तो आप देखिएगा ये 70 की जगह ना 200 बंदा होगा। सिर्फ मेरा एक मिशन है कि मैं लोगों के लिए रोज़गार पैदा करूं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि ये इनमें से ही आगे निकलेंगे। अब मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है। और ट्रेडिंग अभी उनको अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने कहा ट्रेडिंग भी साथ साथ करो, सिर्फ ये ट्रेडिंग नहीं, और भी सारी चीज़ें। मैं हर चीज़ में उनको कहता हूँ यार ये तुम लेके आ रहे हो, ये तुम्हारा भी कमीशन है। मिसाल के तौर हमारा कोर्स बिकता है तो मैं उनको पैसे देता हूँ, यार ये तुम्हारा कमीशन है, ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर प्रॉपर बना। 4-4 लाख रुपये भी लड़के बना रहे हैं, ठीक है, सिस्टम चल रहा है, उनका भी चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ में स्कैम नहीं करे, तो किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तो बेस्ट फर्म में अगेन फिर आते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट एक फर्म का नाम नहीं लूँगा। FTMO अच्छी फर्म है, फंडिंग पिप्स अच्छी फर्म है, फंडेड नेक्स्ट अच्छी फर्म है, समहाउ ब्लूबेरी भी अच्छी फर्म है, बैक्ड बाय ब्रोकर है। इसके अलावा फंडर ब्लू है, वो भी अच्छी फर्म है, अच्छा जा रही है। फंडेड स्कॉट जिसकी हम प्रमोशन कर रहे हैं जो हमें स्पॉन्सर कर रही है पॉडकास्ट, ये भी अच्छी फर्म है। तो आप किसी एक फ़र्म के ऊपर ना रिलाई करें, आप डिफरेंट फर्म्स के ऊपर अकाउंट बनाएं। मिसाल के तौर पे एक लाइव अकाउंट किसी फर्म में हो जाता है ना, तो दूसरा लाइव अकाउंट किसी और फर्म में करें, और टॉप से नीचे चलें, सबसे रिलायबल फर्म से सबसे डाउन फर्म में, और हर फर्म में अकाउंट लें, ठीक है। हर फर्म में अकाउंट लेके उसके ऊपर अकाउंट रखें और ट्रेड करें, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। बाय द वे दुनिया की सबसे बड़ी फर्म माई फॉरेक्स फंड थी, वो बंद होगी तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं किसी एक स्पेसिफिक फर्म को नहीं कहता, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि कुछ भी फर्म, कभी भी कोई ये ब्रोकर सारे बंद हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना होता है, ये डराने के लिए नहीं है, बंद नहीं होते ऑब्वियसली ज़्यादातर। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 साल से जब से मैं मतलब इन्फ्लुएंसर बनाऊँ तो कोई ऐसी फर्म बंद नहीं हुई, तो अल्लाह करे कि आगे भी ना बंद हो, इंशाल्लाह।
और कोई सवाल आपका? बस फिलहाल इतना ही खैर इंशाल्लाह। बहुत बाकी शुक्रिया, आप मुल्तान से आए, आपने टाइम दिया, आपके भी क्वेश्चंस जज़ाकल्लाह क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके अपने ज़ाती थे या लोगों के लेके? नहीं, ये व्यूअर्स के थे और मुझे जो बार बार क्वेश्चंस आते थे, अब जाहिर सी बात है आपसे ही पूछना था। माशाल्लाह से फॉरेक्स के किंग आप ही हैं पाकिस्तान जज़ाकल्लाह, के, आपकी मोहब्बत है, मैं किंग शिंग नहीं हूँ, बस मैं एक छोटा सा अदना सा बंदा हूँ। तो बस इसलिए मैंने कहा चलें आपसे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे। और देखिए फॉरेक्स ना एक बहुत बड़ी मास्टरी है, इसके बिल्कुल। अंदर ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं आपको बस आखिरी बात कर दूँ कि फॉरेक्स के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस है, वो एक पूरी डिग्री है, वो बिल्कुल एक पूरी एक मतलब साइंस है। टेक्निकल एनालिसिस एक पूरी साइंस है। फॉरेक्स इट्सेल्फ एक साइंस है कि फॉरेक्स कैसे चलती है। बिल्कुल इवन के लोगों को ये नहीं पता कि फॉरेक्स से सीएफडी का सफ़र और सीएफडी से नीचे ब्रोकरेज का सफ़र क्या होता है। बिल्कुल ये एक बड़ी एक साइंस है अपने अंदर, और किस तरह से सिस्टम ऑपरेट हो होता है, किस तरह से चीज़ों के ऊपर कब्जा होता है, किस तरह से लेवरेज ट्रेडिंग हो रही होती है और किस तरह से 1:1 की ट्रेडिंग हो रही होती है। तो इट्सेल्फ ये प्रॉपर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है, मैसिव सिस्टम क्रिएटेड बाय वेस्ट। यही यहूदी आप कह लें या ईसाई, जो भी आप कह लें। बिल्कुल तो इसके अंदर आप कहें कि कोई एक बंदा इसको मास्टर कर सकता है, तो आई थिंक सो इट्स नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Impossible, बिल्कुल। आप फंडामेंटल को मास्टर करेंगे तो आप टेक्निकल को मास्टर कर लें, बिल्कुल। नहीं चले कर लिया आपने, वो भी कर HFT लिया, सिस्टम्स आ जाते हैं, एल्गोरिथमिक सिस्टम्स आ जाते हैं, एक ना एक बॉट्स चीज़ आ बीच में जाते रह हैं, जाएगी। बिल्कुल AI सिस्टम आगे आने वाले वो आ जाते हैं। फॉरेक्स इटसेल्फ कैसे वर्क करती है, साइकोलॉजी के ऊपर जाएंगे तो वो एक पूरी इटसेल्फ अपनी डिग्री वो तो है। डिग्री है, और बिल्कुल डिग्री ऐसे। लेना और अपने ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करके उसको जीतना, ये एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक आम बंदा बैठा हुआ, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया कि इंसान को सक्सेसफुल किसी फील्ड में उसकी साइकोलॉजी करती है। एक बंदा है, वो बैठा हुआ है और वो ट्रेड कर रहा है, और वो ट्रेड करते करते उसके 4 लॉसेस ऐसे लेट हो जाते हैं, उसको पैनिक होगा, उसके स्ट्रेस आएगी। बिल्कुल उधर ही विराट कोहली है, बाबर आजम लेट्स सपोज ग्राउंड के अंदर जाता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बाबर आजम बैटिंग कर रहा है, बाबर आजम के सामने 90,000 बंदा खड़ा हुआ है, उसे देख लेट्स रहे हैं। सपोज इंडियन क्राउड है, बिल्कुल तो वो जो उसके ऊपर प्रेशर होगा वो इंसेन लेवल का होता है, बहुत लेकिन ज़्यादा। वहाँ पे वो प्रेशर को कंट्रोल कंट्रोल करते हैं ना, हैंडल बिल्कुल। करते हैं। दैट मीन्स कि आप ट्रेडिंग के प्रेशर को विद गुड माइंडसेट कंट्रोल कर सकते सकते हैं। इसकी दलील है। तो आपने बस ये है कि दुनिया के जो टॉप 1% होते हैं उनके माइंडसेट को स्टडी करना होता है, उनके ब्रेन पैटर्न्स को स्टडी करना होता है, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, अपने ट्रिगर पॉइंट स्टडी करने होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट को जैसे मैं बता चुका हूँ उसको स्टडी करना होता है, एंड दैट्स इट। इसको प्रैक्टिस करना होता है, और ये भी साल की प्रैक्टिस लगती है, और मेडिटेशन, दैट्स इट। बस ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना देती हैं आपको, और नॉलेज की कोई इसके अंदर लिमिट नहीं है। बेशक। खैर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह तो खैर, आप thank भी you so नींद much। में हो गए बिल्कुल ऐसे है। ये जैसे वो लेक्चर नहीं होता था, मैथ्स का लेक्चर हो गया, बंदा सो जाता था, इस तरह से सोने लग गया। तो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।